हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द वेब फंक्शन। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वेब फंक्शन के ऊपर। और मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशंस पोर्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है और ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा इसके कहाँ हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं वेब फंक्शन की, कहाँ मल्टीप्लिकेटिव यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को सीखोगे। उसके अलावा दो तीन बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वेब फंक्शन है उसमें देखना है कि हमारा उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव किस तरीका से चेंज होता है, ये भी हमें देखना होगा। साथ साथ देखना होगा कि जब हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है तो वेब फंक्शन क्यों जीरो हो जाता है, और कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। कोई वेब फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, उस वेब फंक्शन को कैसे हम नॉर्मलाइज्ड करते हैं वो भी हमें सीखना होगा। और कैसे वेब फंक्शंस ने चेंज किया है सिस्टम्स के बारे में, कैसे इन्फॉर्मेशन दी है, इन सब पैरामीटरों पे हम डिस्कशन आज लेक्चर में दे रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारी प्रॉपर्टी में तीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, उन्हीं प्रॉपर्टियों को तो पहले थोड़ा बढ़ाते हैं और फिर इसको हर प्रॉपर्टी के साथ अप्लाइड प्रॉब्लम्स भी कोशिश करते हैं करने की। जैसे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं जो मैंने कॉम्पिटिटिव दुनिया में जैसे क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पास महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण मैं डिस्कस कर रहा हूं, पूछता है कि इनमें से बताएं कौन सा वेब फंक्शन वैलिड वेब फंक्शन है, कौन सा वैलिड वेब फंक्शन नहीं है। जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनमें प्रॉपर्टियों को देखते हुए देखें कि अगर सपोज किया हमसे कहता है कि एक वेब फंक्शन दे दिया उसने, साई एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी a10 kx है, और कहता है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी लाई कर रही है। सपोज किया दूसरा वेब फंक्शन दे देता है कि साई एक्स की वैल्यू जो है वो हमसे कह देता है कि साई एक्स की वैल्यू a sec x है और x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी संभव है। थर्ड क्वेश्चन में दे देता है कि साई एक्स जो वेब फंक्शन है वो कहता है a e की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर है, और a और एल्फा यहाँ पे पॉजिटिव है, और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। फोर्थ में हम लेके चलते हैं, ये मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें लिखे देता हूँ, फिर इन पे सब पे अप्लाइड कंसेप्ट समझाऊंगा कि कौन सा वेब फंक्शन वैलिड है, कौन सा वेब फंक्शन वैलिड नहीं है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक बना रहता है, लगातार क्वेश्चंस कंपटीशन की दुनिया में देखोगे आप, चार वेब फंक्शन देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, या चार वेब फंक्शन देगा कहेगा इनमें से बताइए कौन सा वैलिड वेब फंक्शन है इस रीजन में। तो ये क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है इस पैटर्न पे, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर चाहूंगा कराने आज के लेक्चर में। उसके अलावा कहता है कि साई एक्स की वैल्यू a साइन के एक्स है, या कहता है b कॉस के एक्स है, इस फॉर्म में देता है, और कहता है कोई रीजन बता देता है कि इस रीजन के अंदर है। कोई जरूरी नहीं है कि रीजन सदा x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले, रीजन को कन्फाइंड कर सकता है कि इस रीजन के अंदर है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेब फंक्शंस होता है हमारा सी ई की पावर एल्फा और मॉड एक्स। इसमें कहता है कि सी और एल्फा यहाँ पॉजिटिव हैं और आप बताएं कि ये फंक्शन वैलिड होगा या नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी को चेक करें x माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इतने ही वेव फंक्शन ले सकता हूं, इसमें वेव फंक्शनों की हमारे पास एक बहुत लंबी श्रृंखला है। इस तरीका का क्वेश्चंस भी मैंने कई बार देखा है, जब वेव फंक्शन को कहता है कि साई एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी दे रखी है ए एक्स ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, और कहता है इसकी वैलिडिटी चेक कीजिए x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। तो ये मैंने 6 वेब फंक्शंस लिए हैं जिन पे मैं वैलिडिटी चेक करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कौन सा वेब फंक्शन हमारा वैलिड है कौन सा नहीं है। कुछ और भी बढ़ा सकता हूँ इन्हें एक्सप्लेन करते करते, और साथ साथ बताऊंगा कि आप किन चीज़ों से तय करें कि वेब फंक्शन से वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम पहले वेब फंक्शन की बात करें, जैसे हमें इसको चेक करना है, तेजी के साथ मैं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअली कंसेप्ट है जो मुझे आज डिस्कस करने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट। इसमें क्या देखेंगे कि हमारा इस रीजन में, क्योंकि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू। अब अगर आपने सपोज किया kx की वैल्यू को इस फॉर्म में ले लिया कि हमारा kx π/2 हो गया, क्योंकि वो भी इसका पार्ट हो सकता है। k यहाँ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम कहें कि k हमारा इंटीजर है
और x यहाँ पे फेज है। सपोज किया k की वैल्यू हमसे कहता है कि k की वैल्यू 1 है, तो अगर इस तरीका से कहता है तो x की वैल्यू π/2 हो जाएगी। मीन्स वेव फंक्शन को ये भी कह सकता है कि वेव फंक्शन हमारा a tan x है, या हमसे कह सकता है कि वेव फंक्शन a tan 2x है, या कह सकता है कि वेव फंक्शन हमारा a tan 3x है, क्योंकि आपको केवल क्या करना होगा, k की वैल्यू को चेंज करना है। सपोज किया मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि हमें क्या करना है, k की जो वैल्यू है उसको 1 लिया गिवन क्वेश्चन के लिए, और x की वैल्यू जो हो गई, अगर वो हमने जैसे ही π/2 की तो साई की वैल्यू हमारी a tan π/2 होगी, और हम सब जानते हैं कि tan π/2 इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और हम सब जानते हैं कि जो साई है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, साई स्टार साई इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हमारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब है कि पाए जाने की जो प्रायिकता है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेव फंक्शन एक वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। आप किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर आप a tan x को वैलिड वेव फंक्शन से नहीं रख सकते, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में खास तौर से। वेव फंक्शंस बेसिकली कई बार कंडीशनल भी वैलिड वेव फंक्शंस होते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन में कोई वेव फंक्शंस ऐसा हो सकता है जो वैलिड ना हो, और ऐसा भी संभव है कि वो वेव फंक्शंस दूसरे पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर एक वैलिड वेव फंक्शंस हो। ऐसा नहीं होता कि एक आपने वेव फंक्शन ले लिया और आपने सोचा कि वो सदा वैलिड वेव फंक्शन बना देगा, ऐसा नहीं होता। वेव फंक्शंस के साथ में बेसिकली क्या होता है, कंडीशनल वेव फंक्शंस होते हैं। उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो वैलिड होते हैं, दूसरे रीजन के अंदर वो वैलिड नहीं रहते। मैं ऐसी भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आपने क्या देखा कि कोई भी वेव फंक्शंस अगर एक पर्टिकुलर रीजन, कन्फाइंड रीजन्स के अंदर हम देखें कि अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो हम उस वेव फंक्शन को क्या कह देते हैं बच्चों, वो वेव फंक्शन वैलिड वेव फंक्शन नहीं होता। ये हमारा वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। रीजन्स ये k बराबर 1 और x बराबर π/2 पे हमें क्या दे रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। और क्योंकि जो हमारा x बराबर π/2 है वो माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर रीजन में एक ऐसा रीजन है जहां पे पाए जाने की प्रायिकता इन्फिनिटी है, जो कि नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको रिफ्यूज करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप क्वांटम को पहले से पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, तो कहीं पे भी जो हमारा tan x है, tan 2x है, tan 3x है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या जो भी हमारा रीजन्स होता है, उन रीजनों में वो वैलिड वेव फंक्शन नहीं होता। ये वेव फंक्शंस बेसिकली x बराबर 0 से अगर हम आगे भी बढ़ें तो x बराबर 0 से ही कहीं जाके π/2 हमें मिल जाएगा, क्योंकि π/2 की वैल्यू हम सब जानते हैं। पाई की वैल्यू को अगर हम 3.14/2 करें तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू 1.57 आ गई। तो वो x बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही वैल्यू लाई कर रही है, और उसी रीजन के अंदर वेव फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये वेव फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं दूसरे वेव फंक्शन की वैलिडिटी को। इसे इस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि आपको इस फॉर्म में थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा आसानी रहेगी। a/cos x। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने लिमिट ली है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट्स को चेंज कर दें, अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, सपोज किया लिमिट हमारी वेव फंक्शंस हम ले रहे हैं x बराबर 0 से लेके x बराबर, इवन दो पाई भी ले लें, उसकी तो बात ही छोड़ दो, तो ये वैलिड है। x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई में, ध्यान से समझो मेरी बात को, x बराबर 0 से लेके पाई के बीच में भी अगर कहे तो भी ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि π/2 जो पॉइंट है वो इस रीजन के अंदर लाई कर गया। 0 से π/2 पे वैलिडिटी हम एक ही पॉइंट से चेक नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि कोई वेव फंक्शन हमारा हो गया कि हम केवल एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसे कन्फाइंड करके कह दें। क्यों, केवल अभी हम एक ही एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं इस चीज को। किस चीज पे देख रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी पे चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो उसके अंदर वेव फंक्शन का केवल ये देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब हम x की वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, वो हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रीजन के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू देने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेव फंक्शन अगर जो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी अपने आप में सफिशिएंट है। नो, उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें और देखनी है। जैसे अभी हमें देखना पड़ेगा कि वेव फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस भी हो, और साथ साथ हमारे साथ में क्या है कि अगर हम tan x कर्व को प्लॉट करें, मुझे नहीं पता आपको प्लॉट करना आता है या नहीं आता,
तो वो बेसिकली वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस देता है वैल्यू। तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि वेव फंक्शन जो होता है वो केवल और केवल इसी चीज से तय नहीं हो जाता कि एक्स की वैल्यू आपने रखी और वो वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है। इससे भी तय होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डिसकंटिन्यूटी आ गई हो। जो फाइनाइट रेंज आप एक्स की लेकर चल रहे हैं, उस फाइनाइट रेंज के अंदर आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वेव फंक्शन हर जगह फाइनाइट वैल्यू दे, सिंगल वैल्यू दे, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए कहीं उसी रीजन के अंदर जहां पार्टिकल को आप ढूंढ रहे हैं उसमें इन्फिनिटी अगर वैल्यू दे रहा है तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आगे भी डिस्कस करूंगा इन चीजों को, कि आप सदा याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहां पर आप वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं कहीं भी वेव फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिमिट को क्यों रखा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों लिखा, मैं ये चाहता हूं कि कोई फंक्शन जो हो उसकी कोई ऐसी सीमा ना हो कि उस रीजन के अंदर वो वैलिड हो रहा, उस रीजन के अंदर नहीं हो रहा। क्यों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा पूरा रीजन ही आ जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पार्टिकल 1D में है तो उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अलग कुछ और हो ही नहीं सकती। और बाद में आपको पता चलेगा, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन को भी कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इस तरीका से लेकर चलते हैं कि तीन, जैसे हमारे पास में इस तरीका से हम लिमिटों को ब्रेक करते हैं। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स की हमारे पास लिमिट है और हम नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, साई स्टार साई dx को 1 कर देंगे पहले, क्योंकि नेट पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। अब हम सपोज किया चले कि हमारे पास रीजन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 में लिमिट ब्रेक करेंगे, फिर इस लिमिट को 0 से लेकर L के बीच में करेंगे और फिर इसे L से इन्फिनिटी, और यहां पे वैल्यू दोनों जगह 0 हो जाएंगी। साई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दो जगह केसों में 0 हो जाएंगे। क्यों, पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच नहीं होगा पार्टिकल इन बॉक्स में इनफाइनाइट पोटेंशियल के केस में, और यहां भी नहीं होगा। तो अंत कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर L मॉड साई स्क्वायर dx बराबर 1, वहां से हम नॉर्मलाइजेशन निकाल देंगे। तो आप क्या करते हैं, जब नॉर्मलाइज भी करते हैं तो याद रखें कि नॉर्मलाइजेशन भी आप इस तरीका से यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसको मॉड साई स्क्वायर dx को 1 करते हैं। मींस अगर पार्टिकल 1D में चल रहा है 1 डायमेंशन के अंदर, तो वो कहीं चला होगा तो माइनस इन्फिनिटी से पहले से नहीं चल सकता और प्लस इन्फिनिटी से आगे नहीं जा सकता। अब आपने क्या किया, उस पार्टिकल को फ्री नहीं छोड़ा, आपने उसके ऊपर क्या कर दी, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। तो जैसे ही आप रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करोगे तो उस रेस्ट्रिक्शंस हमें ऐसा कर देगी कुछ पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल कभी नहीं होगा। जैसा आप पार्टिकल इन बॉक्स का केस लेकर चलते हैं, मैं बार बार उसे बता रहा होता हूं, तो आपके पास ये कंडीशंस होती है कि पार्टिकल आपने बॉक्स में छोड़ा तो यहां भी वेव फंक्शन 0 होगा, इधर भी 0 होगा और यहां फाइनाइट वैल्यू देगा। इस तरीका से हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चंस को मैं लेकर चल रहा हूं। हाँ, मैं एक बार जो बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर वेव फंक्शंस ने उस रीजन के अंदर वैल्यू इन्फिनिटी दे दी तो आपको फिर कुछ भी चेक नहीं करने की जरूरत है, फिर आपको उसका डेरिवेटिव भी नहीं देखना होगा। कई बार वेव फंक्शंस को देखा जाता है कि जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो जैसे ही डेरिवेटिव्स उसका डिसकंटिन्यूअस होता है वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तब भी हम कहते हैं वेव फंक्शन वैलिड नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहूंगा कि वेव फंक्शंस, अगर वेव फंक्शंस का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं होता तब भी वैलिड वेव फंक्शन नहीं कहा जाता। उसका रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों हम करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये इस रीजन में जब हम यहाँ लेकर चलेंगे तो अगर हमें cos π/2 हमारा बन जाता है, जैसे हम x की वैल्यू को π/2 ले लें, तो जैसे यहाँ पे π/2 हम लेंगे तो cos π/2 हो जाएगा, और cos π/2 क्या होगा, 0। a/0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो साई x की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, और वेव फंक्शन हमारा कैसा हो गया, हाँ, तो ये वेव फंक्शंस इनवैलिड है। ये वेव फंक्शंस भी हमारा इनवैलिड है। कोई बताएगा क्लास में किस तरीका से लेते हैं? बेसिकली मैं बता दूं, ऑप्टिक्स में हम ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी सोचा या नहीं सोचा उस कर्व में। ये बेसिकली इस तरीका से आता है, ये पहली लाइन तो इस तरीका से आती है, फिर जो अगला पॉइंट है वो इस टाइप से कर्व हमें मिलता है, इस फॉर्म में आता है ये कर्व 10 का।
तो यहाँ पे देखें डिसकंटिन्यू की आ गई कर्व में, ये आ गई। इस तरीका का आता है टेन कर्व। पता है कहाँ खींचते हैं, कोई बताएगा क्लास में? हाँ जी, ऑप्टिक्स में खींचते हैं। ऑप्टिक्स में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में y बराबर एल्फा और y बराबर टेन एल्फा, इनके बीच में कर्व खींचते हैं, जहां एल्फा की जो वैल्यू होती है वो पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा होती है। नहीं सुना कभी? वहीं पे तो कर्व खींचा था ये टेन कर्व ऐसा होता है। यहां से जो वैल्यू है इसकी ऐसे जाती है इस तरीका से, और ये देखें यहां पे देखें ये डिसकंटिन्यूअस हो गया कर्व, और ये जो है इन्फिनिटी को चला जाएगा। हाँ, ये मिलेगा नहीं इस लाइन से, ये पाई बाई 2 पे लाइन है, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास कर्व्स होते हैं उन कर्वों से हमें ये पता चल रहा होता है कि अगर हम पे कर्व प्लॉटिंग आ गई, सपोज कि हम कर्व प्लॉट कर दें, तो कर्व प्लॉटिंग से हमें कई बार क्वेश्चंस में पता चल जाता है कि ये वेव फंक्शंस वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास क्या है कि कोई वेव फंक्शंस है, उस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेव फंक्शंस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वैलिड हो लेकिन सारे रीजन्स में वैलिड ना हो, ऐसा भी संभव है। जैसे अभी मैं वेव फंक्शंस जो तुम कह रही हो उसी पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिसमें क्या बता रहा हूं कि कंडीशनल वेव फंक्शन होते हैं, एक रीजन में तो वैलिड है और दूसरे रीजन में वो वैलिड नहीं है। बात नहीं आई समझ? बेसिकली क्या होता है कि आप इस तरीका से ना लेकर चलें, ध्यान दो मेरी बात पर बच्चों, इधर फोकस करो। हमें बेसिकली क्या करना होता है कि वेव फंक्शंस जब हम लेकर चलते हैं तो एक तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा ना हो जहां वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा हो। सपोज क्या वेव फंक्शन कंटिन्यूअस भी है तो उसका फिर ये देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके अलावा फिर हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो हमने वेव फंक्शंस लिया है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोनो, मतलब जो सिंगल वैल्यू की उसे रखनी चाहिए थी, एक ही उसकी मोनो वैल्यू होनी चाहिए थी, कहीं मल्टीपल वैल्यू तो नहीं रख रहा है। उसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि कोई वेव फंक्शंस ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी होगी कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है तो वेव फंक्शन शुड बी जीरो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंडीशंस को भी नहीं कर रहा। तो आप एक ही एस्पेक्ट पे ना सोचें वेव फंक्शन को। अभी जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अभी जो सवाल आप पूछ रहे हो ये सब प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर समझते हो? प्रीमेच्योर उन क्वेश्चनों को कहते हैं जिन पे टीचर पूरा एक्सप्रेशंस ना दे चुका हो और उससे पहले पूछना शुरू कर दो, क्योंकि जब अभी आपको ये पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इतनी इजी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि आपको वेव फंक्शंस कई बार ऐसा लगेगा कि ये तो वैलिड वेव फंक्शन है और पता चला वो वैलिड है ही नहीं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन देखो, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे पास सपोज किया ये वेव फंक्शन है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस वेव फंक्शन के बारे में हमें बताना है कि ये वेव फंक्शंस वैलिड है या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि जब हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज में लेके जा रहे हैं इस वेव फंक्शन को, जैसे ही हमने x की वैल्यू को यहां प्लस इन्फिनिटी रख दिया इसमें और एल्फा हमारा पॉजिटिव है तो ये e की पावर इन्फिनिटी दे देगा। जैसे ये e की पावर इन्फिनिटी देगा तो ये वेव फंक्शन x बराबर इन्फिनिटी है पे e की पावर इन्फिनिटी देते ही साई क्या बन जाएगा, इसलिए ये इनवैलिड वेव फंक्शन हो गया। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, देखें मैं थोड़ा सा यहां पे फिर से एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करता हूं। वेव फंक्शंस के बारे में याद रखें कि एक इस चीज को कभी ना भूलें कि ये कौन से स्पेस में चलता है, ये हिल्बर्ट स्पेस में होता है। वेव फंक्शन लाई ऑलवेज इन द हिल्बर्ट स्पेस। स्टूडेंट सोचेंगे सर ये हिल्बर्ट स्पेस है क्या? बेसिकली क्या होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि पार्टिकल जो चलता है वो पोजिशनल स्पेस में चलता है। हमें क्या चाहिए? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि हमें पार्टिकल का केवल x चाहिए, पोजीशन। फिर आप कहेंगे सर पोजीशन से आपको क्या पता चलेगा? पोजीशन से हमें अगर इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेंगे तो x डॉट से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी dx अपॉन dt से। अगर हम x डबल डॉट कर देंगे एक्सलेशन मिल जाएगा, और अगर हम mx डबल डॉट कर देंगे फोर्स पता चल जाएगा। तो हम कहते हैं कि x से हमारे पास सब चीजें आ रही हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं कहती। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि आपको x के साथ साथ पोजीशन भी के साथ साथ मोमेंटम भी पता हो।
तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर आप इस चीज को समझें तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है जिसे आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन पकड़ें इसे। आप यहां से कहेंगे एक्स है और पोजीशन आपको श्योर पता है कि पार्टिकल यहां है क्लासिकली, तो आपको जैसे ही एक्स पता होगा, पार्टिकल का मास पता होगा, तो एम एक्स डॉट भी पता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक्स भी पता है और पी एक्स भी पता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि जैसे ही आपको पोजीशन पता चलती है तो मोमेंटम भी आपका सर्टेन हो जाता है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पोजीशन को सर्टेन करने का पहले तो पोजीशन एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं चलेगी। एग्जैक्ट जब पता चलेगी जब पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुका हुआ हो। जैसे ही वो चलेगा तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में आएगी, और अनसर्टेनिटी पोजीशन के साथ साथ अनसर्टेनिटी मोमेंटम में चलती है। अगर आप अनसर्टेनिटी पोजीशन को घटाओगे तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में बढ़ेगी और वाइस वर्सा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो क्लासिकल से क्वांटम की तरफ को जब हम आते हैं तो वहां पे पता चलता है कि क्लासिकल और क्वांटम में लिमिट ये है कि क्लासिकली जो पार्टिकल है वो बेसिकली क्या होता है, पोजिशनल स्पेस उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पोजीशन पता चले, उसके बाद चीजें पता चलने लगेंगी। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पर आ रहे होते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आपको एक्स से नहीं पता चलेगा चीजें। एक्स पी एक्स स्पेस में हम रहते हैं, वाई पी वाई स्पेस में रहते हैं, जेड पी जेड में रहते हैं, और जो ये पूरा का पूरा स्पेस बनता है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड का, इसे हम बोल रहे होते हैं 6 डायमेंशनल स्पेस। तो वहां पे जो पोजीशन और मोमेंटम है वो इक्वल फुटिंग पे रखा जाता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि हमें एक्स अगर एक बार पता चले पोजीशन तो बाकी चीजें हमें पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द रहता है सब्जेक्टिव टू द लिमिटेशंस ऑफ द एपरेटस। जैसा हम एरर कर जाए तो हो सकता है एरर की वजह से हमारी चीजें हो जाए, वो एरर नहीं है, वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से होता है। आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को जैसे मोशन में होता है तो आप उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, क्योंकि उसके साथ वेव पैकेट अटैच होता है और पार्टिकल उस वेव पैकेट में कहीं भी हो सकता है। उस वेव पैकेट में रहने से उसके साथ में पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है, और वो वेव पैकेट को अगर आप नैरो करते हैं तो पता चला मोमेंटम स्पेस, जब मोमेंटम वाला कंसेप्ट होगा पोजीशन को कम करने का प्रयास करेंगे तो उसका मोमेंटम जो रीजन है वो वाइड होता चला जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है उसमें वेव फंक्शन रहता है, और वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मैटर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से इसका कंसेप्ट डेवलप है। और इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज ये तय करती हैं, आपको ये पता चला कि इस पर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि गिवन कंडीशंस में किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर मल्टीपल वेव फंक्शंस वैलिड नहीं होते, एक ही वेव फंक्शंस बचा रह जाता है जो वैलिड होगा। क्यों? इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस इस पर थोप दी जाती हैं, और इसलिए थोप दी जाती हैं कि उसको लगातार क्वांटम मैकेनिक्स का पालन करना होता है। आपको पता चल रहा होगा कि पार्टिकल को आपको लगेगा कि ये फ्री है, ये कुछ भी वैल्यू रख सकता है, लेकिन आपको खुद ही पता चलेगा कि आप यहाँ करते करते ही आपको पता चल रहा है कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं कि वो वैलिड वेव फंक्शन वो हो ही नहीं सकता। तो अंत में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर आपको पता चलेगा कि एक ही वैलिड वेव फंक्शन रह जाता है। कई बार क्या होता है कंडीशनल वेव फंक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में वो वैलिड हो सकता है और दूसरे रीजन्स के अंदर हम देखेंगे वो इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। मैं अभी क्वेश्चन उठा रहा हूं यहां से, आप देखें काफी अंदर डीप में चला गया था थोड़ी देर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस वेव फंक्शन की बात करें तो एक्स इन्फिनिटी पे ये वेव फंक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है तो इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसी वेव फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दें ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, देखो आपको क्वेश्चन करते समय पे सावधान रहने की क्यों जरूरत है उसको सुने। यहां अगर आपका ए और अल्फा, देखो बच्चों एक चीज सदा याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब भी आपको वैलिडिटी के लिए क्वेश्चंस आए एक कंसेप्ट कभी जीवन में मत भूलना कि सबसे पहले जो भी कांस्टेंट दिए हुए हैं उसमें ये देख लेना उसकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है या नेगेटिव, आंसर बदल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चंस में बताता हूं, देखो टीचर क्या करता है वो पहले दिशा बता देता है क्वेश्चन कहां से आएगा कैसे आएगा। अभी अलग बात है कि पेपर तक आप याद रखें ना रखें या आप पे निर्भर है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब पेपर में जाते हैं हम। अब आपके पास ये है कि ई की पावर माइनस अल्फा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ए और अल्फा के बारे में पेपर सेटर क्या कह रहा है। उसके पास विकल्प है, वो इन्हें पॉजिटिव भी दे सकता है, वो ये भी कह सकता है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन अल्फा नेगेटिव है, ये भी दे सकता है। क्वेश्चंस को
आधे क्वेश्चंस हमारे इसलिए गलत होते हैं कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं है। कई बच्चे तो आप यकीन नहीं करोगे इसलिए सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं कि वो क्वेश्चंस को पढ़ने में गलती करते हैं। जीवन का मेरा अनुभव ये कहता है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर दूसरी चीज जो उसकी होती है कि जब वो पढ़ लेता है तो उस समय पे वो इस पजल में कभी भी ना रहे कि उस पर कोई दूसरा क्वेश्चन हावी ना हो। जब वो उस क्वेश्चन को पढ़ रहा है तो उसके माइंड में वही क्वेश्चन रहना चाहिए, बाकी की चीजें जो पेपर में ऊपर नीचे करता आ रहा है उसको सबको भूल जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को करने जाते हैं, आगे पीछे का क्वेश्चन हमसे नहीं निकलता तो अगले क्वेश्चंस में वो पिछला क्वेश्चन पीछा करता है। आप कैसे ब्रेन के उसमें लेवल में पहुंच जाते हैं, ऐसे में पहुंच जाते हैं कि क्वेश्चन कोई दूसरा कर रहे हैं और आपके दिमाग में वो पीछे का क्वेश्चन भी चल रहा है, या आप पे इस बात का प्रेशर चल रहा है कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं निकला। तो जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। इस तरीका से आप सदा याद रखें कि जब भी आप क्वेश्चन को लें तो दो कामों पर जरूर आपको फोकस रखना है। एक इस चीज पर रखना है कि जब आप क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है कोई, उसको भूल जाए, उस समय भूल जाए जब अगले क्वेश्चन पर जाए, वो आपकी मेमोरी में नहीं आना चाहिए। एक गहरी सांस ले, भगवान को याद करें, क्योंकि पेपर में बहुत प्रेशर्स होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है स्टूडेंट को पेपर में से जैसे ही निकलेगा तुरंत पता चल जाएगा यार गलती हो गई, क्योंकि वहां प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया बच्चा। तो बेसिकली कम्युनिकेशंस की दुनिया प्रेशर हैंडल की दुनिया है। आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन पे, क्यों मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है और मैं अपनी क्लास के सब बच्चों को जैसे यहाँ पढ़ा भी रहा हूं तो क्या देखूंगा, गैस पाइप क्वेश्चन आएगा और तुम में से ही कुछ बच्चे बताने के बाद भी गलत करके आओगे। उस समय बहुत दुख होता है कि पहले बता दिया था भाई ये गलती होती है, इसे मत करना, फिर भी करेंगे बच्चे। तो यहां पे गलती क्या होती है कि ए और अल्फा को नहीं पढ़ता कि पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया, क्योंकि आंसर बदल जाएगा उसी से। जैसे उसने कहा कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की पॉजिटिव है, ए तय नहीं करेगा, ए चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये वैलिडिटी को तय नहीं करेगा, तय ये अल्फा करेगा। कैसे करेगा उसे सुने कि जैसे हम यहां इस वेव फंक्शन को चेक करेंगे, हमारा अल्फा इन केस, ध्यान दो मेरी बात पे, अल्फा हमारा पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू को चाहे आप इन्फिनिटी ले चाहे माइनस इन्फिनिटी ले, ये इन्फिनिटी बना रहा है और अल्फा पॉजिटिव है, तब ये देगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वैलिड वेव फंक्शन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ए ई की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर दिया माइनस का और अल्फा को कहा नेगेटिव है, अब ये इनवैलिड हो गया। क्यों? एक माइनस यहां था और एक अल्फा माइनस देगा तो ये प्लस हो गया यहां से, और यहां से वैल्यू आनी है इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर से। एक्स की चाहे इन्फिनिटी वैल्यू दे चाहे माइनस इन्फिनिटी दे, क्या पता चला ई की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, तो ये इनवैलिड हो गया क्योंकि वेव फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। कब हो गया? जब हमारी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई। कंडीशनल समझे नहीं समझे? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वेव फंक्शन साइन बदलते ही चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं इस वेव फंक्शन को, इस वेव फंक्शन की वैलिडिटी चेक करते हैं, ए साइन के एक्स। आपको पता चलेगा कि इस पर आपको ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज मैं आपको सदा बता रहा हूं, इस पर कभी मार मत खाना। इस कंसेप्ट पे क्या है कि जो भी वेव फंक्शंस हमारे वेल नोन हैं, जैसे आपको पता है कि ए साइन के एक्स जो है वो पार्टिकुलर बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन है, और जब वेव फंक्शन है और पार्टिकुलर बॉक्स की सारी प्रॉब्लम इसी से लेकर करते हो आप, तो ये इसका मतलब है ये खुद ही वैलिड वेव फंक्शन होगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, आपको मैं आगे की बात जो बताने वाला हूं वो बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूं। आप ये मत सोचना कि ए साइन के एक्स ऑलवेज वैलिड वेव फंक्शन है। दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड वेव फंक्शन। अगर आपका बॉक्स x बराबर 0 से लेके l के बीच है तो x बराबर 0 से x बराबर l के लिए ये एक वैलिड वेव फंक्शन है। कौन सा? साइन के एक्स। दिस इज ए वैलिड वेव फंक्शन। लेकिन अगर मैं इस दीवार को इधर ले आऊं, l/2 इधर खिसका दूं, इस वाली दीवार को इधर खिसका दूं, l/2 पीछे, तो हमारा रीजन जो आ जाएगा
वो हमारा -l/2 से लेके +l/2 होगा। बॉक्स की लेंथ तो l ही रही, और आपको आगे किसी लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूंगा कि अब सॉल्यूशन a sin kx से काम नहीं चल पाएगा। अब इसके सॉल्यूशन दोनों होंगे, sin kx भी सॉल्यूशन होगा और cos kx भी सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि पार्टिकुलर बॉक्स में आपने x बराबर 0 से l के लिए लिया, sin kx सॉल्यूशन है, इट्स ओके। लेकिन आप ये ना सोचें कि बॉक्स की लेंथ को l ही रखा, लेकिन आपने दीवारों की जो पोजीशन है अगर उनको चेंज कर दिया तो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इस लेक्चर में तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लेक्चर इस पर भी डिलीवर कर रहा हूं जहां मैं ये बता रहा हूं कि अगर बॉक्स x बराबर 0 से l के बीच है तो हमारा वैलिड वेव फंक्शन क्या होगा। फिर मैं बता रहा हूं कि x बराबर -l/2 से जब x बराबर l/2 तक बॉक्स होगा तो सॉल्यूशंस के अंदर साई x की दोनों वैल्यू होंगी, साइन kx भी सॉल्यूशन होगा और cos kx भी होगा। और देखना पड़ेगा वहां कि ऑड और जो हमारी ऑड और इवन वैल्यू होंगी इंटीजर्स उस पर तय होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं k की वैल्यू जो आती है यहां वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। n π/l जब हम लेकर चलते हैं तो n वहां इंटीजर होता है, तो वो बेसिकली ऑड और इवन वैल्यू के हिसाब से साइन और कॉस फंक्शन सॉल्यूशन चेंज होंगे। तो क्या क्या कंक्लूजन है यहां से कि a cos kx कैन नॉट बी द सॉल्यूशंस ऑफ द वेव फंक्शंस विद इन द रीजन ऑफ x बराबर 0 से x बराबर l, बट इट मे बी वैलिड सॉल्यूशंस व्हेन वैल्यू ऑफ x इज -l/2 x बराबर l/2। इसे कहते हैं कंडीशनल वेव फंक्शंस। कंडीशन चेंज हो गई तो वेव फंक्शन भी चेंज हो गया। लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा सब चीजें, इसलिए नहीं बता पाऊंगा पूरा, क्योंकि अगर मैं उस चीज के ऊपर जाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी लाइन ऑफ एक्शन यहां से चेंज हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट ये सोच रहा होता है सब ये चीज बता तो रहे लेकिन पूरा नहीं बता रहे। पूरा बताने का मतलब होगा कि हमारा जहां टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से हम बहुत दूर चले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? महत्वपूर्ण है। क्यों? एक क्रमबद्ध ज्ञान है। आपको टीचर एक ही चीज से जूझता है, भगवान करे आप भी कहीं प्रोफेसर बनो तो आप एक चीज से जूझते रहोगे कि आप जिस समय लेक्चर दे रहे हैं तो आप फोकस पर उस समय पर क्या बनाए रखते हैं, क्योंकि आप जिस समय टॉपिक दे रहे होते हैं उस समय पे आपके पास जिस एक टॉपिक पर आप एंटर करते हैं वहीं पे बहुत स्कोप होता है एक्सपेंशन का। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बोलना कहीं चाहते हैं और चले पूरा लेक्चर आपका कहीं और ही चला गया, तो आप उस लय को कैसे बरकरार रखते हैं? इट इज ए रियली चैलेंजिंग टास्क। सबसे मुश्किल काम यही है क्लास में पढ़ाना। जिस टीचर के पास नॉलेज बहुत सारी होती है उसको सबसे ज्यादा इस चीज का होता है कि उस कोहेरेंसी को कैसे करेक्ट करें। तो कई बार जब टीचर ये कह रहा होता है कि मैं इसे आगे बताऊंगा तो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि जहां पे वो बताने वाला है उससे आगे क्रम में कैसे पढ़ाना है। तो अभी मैंने केवल इतना बताने की कोशिश की थी, अगर आप समझ पाए हो कि a sin kx may be the valid solutions for particle in a box when value of x lie between x बराबर 0 to x बराबर l, but this solution is not always valid when box की जो लिमिट्स हैं, डायमेंशंस लिमिट अगर -l/2 से l/2 हो जाए तो ये sin kx एक पर्याप्त सॉल्यूशन नहीं है। तब सॉल्यूशन हमारे साइन भी होता है और कोसाइन भी होता है। और साइन सॉल्यूशन है तो कोई जरूरी नहीं है कॉस सॉल्यूशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे पार्ट के लिए बॉक्स पर आप कॉस सॉल्यूशन नहीं ले सकते। कोई बताएगा क्यों? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, देखूं मैं आप लोग बता पाते हो या नहीं बता पाते। मैं पूछ रहा हूं कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है x बराबर 0 से लेके x बराबर l। आपको रिफ्यूज करना है कि यू कैन नॉट टेक द सॉल्यूशन साई x इक्वल टू a cos kx। आप नहीं ले सकते, या कि वेव वेक्टर होता है वाई सो। जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को लेंगे तो आपको पता है कि पार्टिकल दीवारों पे नहीं है, ना तो x बराबर 0 पे है ना x बराबर l पे है, बीच में कहीं है, उसके बीच में लाई कर रहा है कहीं। तो क्या होगा, जैसे ही आप x बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर पार्टिकल जो है दीवारों पे नहीं है
और दीवार x बराबर 0 और x बराबर l पे खिंची हुई है। एक तरीका से होती नहीं कोई दीवार, लेकिन वो इमेजिनेशन होता है। ऐसी कोई हमने पार्टिकल के ऊपर ऐसी कोई दीवारें नहीं खींच दी हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इमेजिनेशन में चलती है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू को हम 0 लेते हैं तो ये जो वैल्यू है साई वो हमारी 0 होनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है a। इसका मतलब है दिस कैन नॉट बी सॉल्यूशंस फॉर व्हेन पार्टिकल लाई बिटवीन x बराबर 0 टू x बराबर। हमारे पास साइन सॉल्यूशंस लेने का एक बड़ा कारण ये भी है कि साइन ही केवल सॉल्यूशंस यहां इसलिए लिया जाता है कि जैसे ही हम x की वैल्यू को l लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, तो वेव फंक्शन 0 हो जाता है, जो का होना चाहिए। तो कंडीशनल जो हमारे पास कंडीशंस लगी होती हैं, उन कंडीशनों में हमें ये पता चल जाता है कि कौन से वेव फंक्शन को हम वैलिड लें, कौन से वेव फंक्शन को वैलिड नहीं ले सकते। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, ये मैं डिस्कस कर रहा था, इसको बताना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काफी, और सदा ध्यान रखें कि ये बहुत मैटर करता है कि यहाँ जो कॉन्स्टेंट लगे होते हैं उनकी वैल्यू पर सदा ध्यान रखें। वो क्वेश्चंस जब देगा तो आपको बताएगा कि ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम इसकी वैलिडिटी को चेक करना चाहते हैं, देखें कैसे से वैलिडिटी को चेक करेंगे। इसकी वैलिडिटी को बताएं बच्चों, क्या आप आंसर समझ रहे हैं इसका? कोई बताएगा क्लास में? क्या लग रहा है? हाँ जी, इनवैलिड है, श्योर? इसमें दो केस बनेंगे, एक अल्फा मतलब x पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले पे फिर इनफाइनाइट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे मोड एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्या होता है? एक्स इफ x greater than 0 और minus x if x less than 0। आ गया? तो साई एक्स क्या बना बच्चों? इसे होमवर्क में लेके जाएं और मुझे बताएं अगले लेक्चर तक कि ये वैलिड था या इनवैलिड है। हाँ जी, होमवर्क में चेक करें। और एक काम और भी इसमें करके लाएंगे, इसमें पता करके लाएंगे डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 0, डेरिवेटिव डिफरेंस भी बताएं। इसमें बहुत पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। ये डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 0, डेरिवेटिव एक्स बराबर 0 पे निकालें दोनों तरफ से और उनका डिफरेंस बताएं। काफी बार आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया क्योंकि लेक्चर मेरा काफी आगे चला गया इसमें। इस क्वेश्चन को देखें, इस वाले को। कोई बताएगा कि वेव फंक्शन कहां पे इस तरीका का वेव फंक्शन होता है? या ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बताएं किसके लिए वैलिड वेव फंक्शन है? कोई बता सकता है क्लास में? ये बेसिकली अगर आप देखें इसे तो x की वैल्यू को चाहे आप इन्फिनिटी लें चाहे माइनस इन्फिनिटी लें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा ये। कब? जब तक इसे वैलिड ना माने, जब तक आपके पास यहाँ अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना हो। जैसे ये अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी यहां से बनेगा इस रीजन के अंदर, और ये वैल्यू सदा इसे क्या बना देगी? 0 बना देगी। और हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में मैं एक बार लिखे दे रहा हूं वेव फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हिल्बर्ट स्पेस में लाई करता है। यहां मैं मेंशन भी कर रहा था। हिल्बर्ट स्पेस के अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। साई जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल वैल्यूड होता है। और क्या होता है? फाइनाइट होता है। और क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हमारा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है।
दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वो है कि जब भी x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, y की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, z की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, तो साई हमारा सदा 0 हो जाना चाहिए। एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इस क्वेश्चन को तो आप होमवर्क में करेंगे, मुझे उम्मीद है आप करके मुझे बताएंगे, कल इसे मैं देखूंगा, बताएंगे कि आपने इससे क्या सीखा। और केस आपको दोनों डिस्कस करने हैं। कौन कौन सा केस डिस्कस करना है? जब अल्फा की वैल्यू इस केस के अंदर पॉजिटिव भी है और अल्फा की वैल्यू जब नेगेटिव है, दोनों में चेक करेंगे वैलिडिटी कौन सा कब हो सकता है। और साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो मैं आपसे थोड़ा सा हिंट भी करूंगा, ये कहीं ना कहीं डार्क डेल्टा पोटेंशियल से क्वेश्चन लिंक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए तो जो डेविड जे ग्रिफिथ क्वांटम मैकेनिक्स है वहां से डिस्कशन ले सकते हैं। तो काफी हिंट दे दिया मैंने, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि इसका जो स्क्वायर है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। आप समझते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल किसे कहते हैं? जैसे हमारा मॉड साई स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होना चाहिए। अगर आप मॉड साई स्क्वायर dx को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते तो वो उस वेव फंक्शन साई को हम वैलिड नहीं मानते। क्यों? फिर आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रायिकता बता सकते हैं। इसे कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा क्या है कि वेव फंक्शंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए उस रीजन के अंदर। नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी मैं लगातार बताता रहा हूं। जो वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड नहीं होते उन्हें हम नॉर्मलाइज्ड कैसे करते हैं, इस कंसेप्ट को भी मैं सिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है उसे भी बताऊंगा। और एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है जो आपको बतानी है, मैं फिर होमवर्क में दे रहा हूं कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कंटीन्यूअस होता है, आप सेकंड डेरिवेटिव पर बताएंगे कि इसका सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसका सेकंड डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी होंगी, वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट। एक आपको ये बताना होगा कि अगर ये इस सेकंड डेरिवेटिव इसका कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या कारण हो सकता है, और अगर कंटिन्यूअस है तो उसका क्या कारण हो सकता है। ये भी आपको होमवर्क में करना है। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं आपको। और होमवर्क के पीछे कारण ये होता है कि बुकों को पढ़ना शुरू करो। जब टीचर होमवर्क दे रहा होता है तो उसके माइंड में चल रहा होता है कि इन बच्चों से बुक कैसे खुलवाई जाए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे यहाँ क्लास में आते हैं उसके बाद वो चीजें यहीं पे खुलती हैं आके। तो क्या जरूरी है, एज ए टीचर मैंने देखा होमवर्क बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, एमएससी वाले बच्चों को या जो एमएससी कर चुके हैं ऐसा पढ़ाना पड़ता है जैसे क्लास 3-4 के बच्चे हैं। घर के लिए होमवर्क ले जाओ भाई, है ना, और फिर अगले दिन खड़ा भी करना पड़ेगा। क्योंकि पता तुम में से बहुत सारे क्या सोच रहे होंगे, सर ने होमवर्क दे दिया करके नहीं लाएंगे, सर भूल ही जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में तो क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है। तो ये जो वेव फंक्शन है ये हमारा वैलिड वेव फंक्शन है। और साथ साथ में ये भी बता दूं, बाद में जब मैं डिस्कशन दे रहा हूँगा तो आपको ये बताऊंगा कि ये बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर, HO का मतलब है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वैलिड वेव फंक्शन है। और ये कब होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? n बराबर 1 स्टेट में। क्वांटम नंबर n बराबर 1 स्टेट में जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में ही आएगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा। ये कब बताऊंगा? जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा तो कहूंगा देखो ये है। मेरे कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं उन्हें सुने। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहाँ ये है कि सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण होता है तो ये होता है कि जिस रीजन्स के अंदर हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं वो कंडीशनल वैलिडिटी को हमें आना चाहिए कि एक वेव फंक्शन किस रीजन में वैलिड हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। जैसे फिर से समझाता हूं, x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के लिए a sin के x एक वैलिड सॉल्यूशन है। लेकिन जब हम x बराबर -l/2 से x बराबर l/2 लेंगे, साइन के x भी सॉल्यूशन होगा उस समय पे और cos के x भी सॉल्यूशन होगा। अकेले साइन से काम नहीं चल पाएगा। अब अगर हम cos की बात करें कि ये cos के x सॉल्यूशन है या नहीं है, तो a cos के x जो सॉल्यूशन है
वो पार्टिकल इन बॉक्स में x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच में वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे कि x बराबर -l/2 से x बराबर +l/2 तक जाएंगे तो वही वेव फंक्शन वैलिड हो जाएगा। इसको कहते हैं कंडीशनल वैलिडिटी। कंडीशनल वैलिडिटी का मतलब एक फंक्शन वैलिड भी हो सकता है एक रीजन में और हो सकता है दूसरे रीजन में वो वैलिड ना रहे। मींस अगर सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं तो सर्कमस्टेंसेस रिजल्ट बदलते हैं। जैसे आपने क्या किया, अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा डीप में ले जाने की प्रयास करूं, जब आपकी दीवारें x बराबर 0 और x बराबर l पे थी तो वेव फंक्शन के पास लिमिटेशन ये थी कि उसे x बराबर 0 पे 0 हो जाना चाहिए और x बराबर l पे 0 हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने दीवारों की उसको चेंज किया, डायमेंशन तो आपने वही रखी, लेकिन क्या किया, उनकी पोजिशनों को चेंज कर दिया। आपने क्या किया, l/2 शिफ्ट कर दिए। जैसे मैं पहले भी डायग्राम में बता रहा था, इस दीवार को इधर शिफ्ट कर दें l/2 और इस वाली दीवार को यहां कर दें। अब पार्टिकल -l/2 से +l/2 के बीच होगा। अब आपकी वेव फंक्शन पे कंडीशन चेंज हो गई। अब x बराबर -l/2 पे साइज 0 हो जाना चाहिए और x बराबर l/2 पे साइज 0 होना चाहिए। इवन तो लेंथ l ही रहेगी, टोटल लेंथ l ही रहेगी, क्योंकि -l/2 और +l/2 के बीच का अगर डिफरेंस लेकर चलेंगे हम तो l ही आएगा। लेकिन वेव फंक्शंस पे लिमिटेशंस जैसे ही चेंज होगी तो सॉल्यूशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो वेव फंक्शंस एक ड्रास्टिकली प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल की पोजिशनों को जैसे ही हम दीवार जिनके रीजन के अंदर वो कन्फाइंड है उनको अगर हम चेंज करते हैं तो उसी तरीका से उसका वेव फंक्शन भी चेंज होता है। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में आगे जाएंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर जब दोनों तरफ जाएगा तो उसका वेव फंक्शन कुछ और होगा। अगर हम कंडीशंस लगा दें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर केवल एक ही तरफ जा सकता है तब उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो वेव फंक्शन ऐसा नहीं है कि एक ऐसा है उसने नियम बना लिया है कि एक बार एक सिस्टम लिया और उसकी तुमने चीजों में परिवर्तन करना शुरू किया और सोचा कि वेव फंक्शन वही बना रहे। ऐसा नहीं होगा, वेव फंक्शन चेंज होता है। जो और कैसे चेंज होता है, उसका चेंज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही होता है कि चेंज ऐसा होता है कि जैसे सिस्टम्स की जो वेरियस प्रॉपर्टी उनको ओबे कर दे। जैसा अभी मैं इस केस में बता रहा था, पार्टिकल बॉक्स में 0 से l तक है तो x 0 पे और l पे 0 देगा। -l/2 और l/2 रख दिया तो उसे -l/2 और l/2 पे साई को फिर 0 देना होगा, क्योंकि वहां पे है नहीं पार्टिकल। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वेव फंक्शन अपने आप को चेंज कर लेता है। इसको कहते हैं कंडीशनल वेव फंक्शंस, मतलब वेव फंक्शंस कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। अब जैसे एक केस हम उठाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण केस में उसे कहूंगा इस लेक्चर में, थोड़ा सा मैं हिंट भी कर रहा हूं उस क्वेश्चन में, कि हमारे पास एक वेव फंक्शन आ गया a⁴ और आपने कहा अल्फा यहां पॉजिटिव है और x की वैल्यू को आपने इन्फिनिटी अप्रोच करा दिया, तो आपको यह पता चलेगा ये इन्फिनिटी दे देगा वैल्यू। और इन्फिनिटी देने के बाद में क्या हुआ, पाए जाने की प्रायिकता इन्फिनिटी हो गई वहां। लेकिन अगर इसी को मैं इस कंडीशंस में ले लूं, अल्फा नेगेटिव है और x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अब साई 0 हो गया। तो आप देख रहे होंगे चेंज किसे कहते हैं। ये वैलिड वेव फंक्शन हो जाएगा। क्यों, अल्फा यहां माइनस है, x को पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो कंडीशन हमारी ओबे हो गई। इसका मतलब इस रीजन में वैलिड बन गया, इस रीजन में वैलिड नहीं बना। इसको कहते हैं कंडीशनल वेव फंक्शंस। मींस जैसे ही हमारे वेरिएबल चेंज होते हैं तुरंत से वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी ऐसा ना सोचें कि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। ये एक इतना एलोबरेटेड टॉपिक है कि इस पर कितना बताया जाए उतना ही कम है। अब जैसे क्या है कि एक वेव फंक्शंस देखें, आपको करना क्या है, करना यह है कि हर समय इस तरीका से विजिलेंट रहना है कि क्वेश्चन सब पे आपको करने आने चाहिए। जैसे एक वेव फंक्शन ऐसा प्लॉट करें जिसमें डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं होगा। कोई बना सकता है ऐसा वेव फंक्शन? कोई क्लास में बताए? हाँ जी, कोई क्लास में बनाए वेव फंक्शन बना के दिखाओ मुझे। नोट कर लिया है सब कुछ? एक चीज सदा याद रखना कि बोर्ड की कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो काम की ना हो, तो कोई भी कंसेप्ट मिस ना करे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं। कंसेप्ट आपको मिस नहीं करने हैं। ये मेरा पूरा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है
किस पे? वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टी और उसके वेरियस एप्लीकेशंस, है ना। प्रॉपर्टी भी चल रही है और प्रॉपर्टी के फिर एप्लीकेशंस देख रहे हैं, कैसे हम वैलिडिटी को चेक करते हैं। वैलिडिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। हाँ जी, कोई खींचे, कोई ऐसा वेव फंक्शन नहीं दिखा पाए तुम? ये इनवैलिड है, क्या होगा बताएं? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही कंटीन्यूअस नहीं होगा। कोई बताएगा क्यों नहीं होगा? डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस आंसर है इसका। कोई बताए क्लास में? यहां पे वेव फंक्शन ने एक पीक वैल्यू ली और उसमें एक स्टीपेस्ट एकदम चेंज आ गया। तो क्या होगा कि जब आप स्लोप में जाएंगे तो यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे स्लोप कैसे निकालेंगे? यहां वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली और यहां पे इतने में वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने। यहां पे सपोज किया वेव फंक्शन psi1 था, यहां पे वेव फंक्शन psi2 था। फिर आप यहां गए इतनी ही डिस्टेंस, आप यहां गए यहां से यहां। जब इतनी डिस्टेंस यहां गए तो यहां पे बदलाव देखो ज्यादा हो गया, यहां पे चेंज ज्यादा हुआ है, यहां चेंज वेव फंक्शन में कम था। आप समझें डेरिवेटिव का, जो डेरिवेटिव है उसका क्या मतलब होता है? कोई समझता है इस बात को? डेरिवेटिव का मतलब यह होता है कि अगर psi1 वैल्यू है x के ऊपर, psi2 वैल्यू हो जाती है हमारी x प्लस dx के ऊपर, तो ये हमारा डी साई अपॉन dx कैसे मिलेगा हमें? वो मिलेगा psi2 माइनस psi1 अपॉन x प्लस dx माइनस x। ये psi2 माइनस psi1 क्या बन गया बच्चों? डी साई। और ये x से x कटने के बाद क्या बना? ये बन गया पूरा। इसका मतलब समझे? यही तो मैं यहां कर रहा हूं। स्लोप का मतलब जो हमारा स्लोप है वही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ही होता है। वेव फंक्शन में बदलाव पोजीशन के हिसाब से कैसा हो रहा है। डी साई अपॉन डी एक्स जो होता है उसे साई एक्स कर्व से स्लोप कहते हैं, और वैसे वेव फंक्शन का वो डेरिवेटिव होगा, पोजीशन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दो तरीका के होते हैं, एक होता है टाइम डेरिवेटिव और एक होता है हमारा पोजीशन डेरिवेटिव। अब यहां पे पता है हम क्या देख रहे हैं? यहां पे ये देख रहे हैं कि जब हम dx में बदलाव यहां करें, यहां पे चेंज देखा, और यहां पे आगे इस पॉइंट को पाने के बाद में फिर से उतनी डिस्टेंस हम गए, तो वो चेंज सेम रहना चाहिए। अगर वो स्लोप चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वेव फंक्शन कैसा हो गया है? उसका डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस कहते हैं, क्योंकि समान अंतराल में समान चेंज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या हम बोल रहे होते हैं? डिसकंटीन्यूअस हो गया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साई हमारा एक्स के साथ में आ रहा है, और ऐसे भी केस हो सकते हैं कि साई एक्स के साथ में अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा तो हमें ये देखना होगा कि डेल साई ओवर डेल एक्स वहां पे क्या वैल्यू दे रहा है। कई बार क्या पूछता है? वेव फंक्शन दे देगा, उसका डेरिवेटिव पूछ लेगा पॉइंट के ऊपर। जैसे हमसे कहा वेव फंक्शन ए साइन के एक्स है, कहने लगा कि एक्स की इस वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, पोजीशन डेरिवेटिव। तो क्या करें? डेल साई ओवर डेल एक्स कैलकुलेट कर लें और जिस पॉइंट पर पूछा उस पर वैल्यू पुट कर दें। जब भी वेव फंक्शंस बेसिकली चेंज होता है, पोजीशन में चेंज आती है उसके साथ में, तो क्या होने लगता है कि उसके अंदर जो समान पोजीशन अंतराल के अंदर उसका वेरिएशन उसी प्रोपोर्शनल में चलना चाहिए। बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है, उसको सुने और समझे पहले, कि अगर हम मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं पी एक्स, तो उस मोमेंटम का कंपोनेंट माइनस आई एस कट डेल ओवर डेल एक्स होता है। अगर हम पी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कराना चाहते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस आई एस कट डेल साई ओवर डेल एक्स। अब समझें बात को, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलने वाला हूं, उस कंसेप्ट को भी सीख लें। अगर हमारा ये वेव फंक्शंस डिसकंटीन्यूअस होता है डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम से लिंक है। ये तो देखो, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो px जो डिसाइड कर रहा है, px किसके प्रोपोर्शनल है? डेल साई ओवर डेल एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो मेजर कर रहा था वो हमारा Vx कर रहा था। पोटेंशियल एनर्जी जनरली x का फंक्शन होती है, और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन होती है?
px का, मोमेंटम का। तो डेल साई ओवर डेल एक्स हमें मोमेंटम दे रहा है, मोमेंटम हमें काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। अब क्या होगा, अगर हमारा सपोज किया डेल साई ओवर डेल एक्स जीरो हो जाए इन केस, उसका मतलब होगा px हमारा जीरो होगा। px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। px जीरो होने का मतलब होगा कि अनसर्टेनिटी पोजीशन की जीरो हो जाएगी, वो मोमेंटम की। जब वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब पार्टिकल को आपने क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया। मोमेंटम हमारा तब जीरो होता है जब पार्टिकल चल ना रहा हो। अब क्या हुआ कि जब आपका px जीरो हो गया और डेल px जीरो हो गया, तो डेल x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स आप कहां पे ना ढूंढें, उस पार्टिकल पे ना ढूंढें जो स्टेशनरी है। क्वांटम का सिग्निफिकेंस कहां पिक्चर में है, मोशन में। पार्टिकल मोशन में हो, स्टेशनरी पे क्वांटम और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पैदा ही नहीं हुई। क्वांटम मैकेनिक्स तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से आई है जब मोशन में होता है। तो वेव फंक्शंस जैसे जैसे चेंज हो रहा होता है, ध्यान दो मेरी बात को, आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स लगा दो, ये हमारा x है और ये साई है, और हमसे कहा गया ये बताएं ये वैलिड वेव फंक्शन है या नहीं है। आप फिजिक्स की भाषा में अगर देख रहे हैं तो ये एक फिक्स वैल्यू है, इसे हम एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं साई नॉट, ए भी कह सकते हैं, कांस्टेंट है ये पूरी वैल्यू। एक्स चेंज हो रहा है, वेव फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, मींस पार्टिकल पोजीशन बदल रहा है और उसका वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। ये एब्सर्ड बात है। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसका वेव फंक्शन भी चेंज होना चाहिए। बात को समझते हैं? किसी भी पार्टिकल का अगर एक्स की चेंज होने पर पार्टिकल का वेव फंक्शन सेम ही रहता है तो वो वैलिड वेव फंक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये होगी कि जब साई नॉट को हम कांस्टेंट लेंगे तो फिर से उसी फिजिक्स पे पहुंच जाएंगे, उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसका मतलब मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम जीरो होने का मतलब पार्टिकल रेस्ट पे होगा, और क्वांटम मैकेनिक्स रेस्ट पर नहीं देखी जाती, मोशन के साथ है। पार्टिकल का एग्जिस्टेंस, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का कंसेप्ट जब तक है जब तक पार्टिकल मोशन में होता है। मोशन में होता है तो उसका वेव फंक्शन चेंज होगा, वेव फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज मैं लगातार जो कहता रहा हूं उसको सदा याद रखो, जब भी पोटेंशियल इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करेगा वेव फंक्शन वहां जीरो हो जाएगा। क्यों कि अगर हम कोई रिजल्ट भी ला रहे हैं और उसमें v आ गया साई में, तो मैं पहले भी बता रहा था कि v जब भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो साई हमारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इस कंसेप्ट पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। मैं काफी महत्वपूर्ण चीजें इन्हें कहूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कॉम्पिटिटिव दुनिया में डेरिवेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, वेव फंक्शंस को लगातार देता है, कई बार पूछता है कि इंटरव्यू में जाओगे तो वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस पूछता है, वेव फंक्शंस प्लॉट कर करके दे देता है, कई बार वेव फंक्शन प्लॉट कराता है आपसे इंटरव्यू में और पूछता है कौन सा कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है। तो काफी लॉन्ग टॉक इस पे रहेगी। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर शेप में आ रहा होगा तो बच्चों बताओ क्या होगा? हाँ जी, बच्चे का क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा उसने कि क्या किसी वेव फंक्शन का, बेसिकली मैं तुम्हारे सवाल का तो आंसर अभी नहीं दे रहा हूं पर एक चीज बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स हमें कुछ संकेत देती है। संकेत ये देती है कि मोशन ही सब कुछ है और मोशन को नहीं स्टॉप कर सकते। नेचर ने हमें यहां भेजा है तो आपको ये पता चलेगा कि आप मोशन के बगैर नहीं सरवाइव कर सकते। गति दुनिया का नियम है। अगर हम पुराण ग्रंथ और इन सबको पढ़ेंगे तो वहां हमें ये पता चलेगा कि गति जो है वो हमारी क्या है, नियम है। क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कह रही है
एग्जिस्टेंस जब है जब कोई मोशन में है, मोशन में है तो उसका वेव फंक्शन भी मोशन में है। और जब आप कहते हैं कि मोशन में नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, बल्कि क्या हो गया, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नहीं लगा सकते आपने अगर स्टेशनरी करा दिया तो। वेव फंक्शंस और ये सब चीजें, वेव का पिक्चराइजेशन जब है जब पार्टिकल मोशन में आए। जब हम पार्टिकल को बॉक्स के अंदर छोड़ देते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वो लगातार मोशन में होता है। दुनिया की हर चीज हमारी बॉडी के अंदर, हम जितनी भी चीजों से मिलकर बने हैं, आप ये ना सोचें कि इंसान कुछ अलग है, कुछ भी नहीं है, उसका एक कंपोजिशन है पूरा। उसके अंदर बहुत सारे जो हैं सबस्टेंसेस बॉडी के अंदर मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंटों से बॉडी मिलती है। और आपको सबको पता है कि एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार मोशन में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी गति में ना हो, लेकिन बॉडी के अंदर जिन चीजों से हम मिलकर बने वो लगातार मोशन में होते हैं। आप उनकी मोशन को नहीं रोक सकते। आप सोचें कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी मोशन रोकी जा सकती है? तो नहीं रोकी जा सकती, वो कंटिन्यूअस फिनोमेना चलता ही रहता है। जो क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या कोई वेव फंक्शंस ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि ट्रायंगुलर शेप का मतलब ये होगा कि वेव फंक्शन को हम इस फॉर्म में बना रहे होंगे। क्या होगा, आप इसके डेरिवेटिव को जब यहाँ पे निकाल रहे होंगे, ये वेव फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट है एक तरीका से इस रीजन में, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों? अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और साई कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया। डेरिवेटिव 0 होते ही px 0 हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप ही नहीं लगेगी, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट कैसे लगाओगे उसके ऊपर? तो ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं हो सकता, इस फॉर्म में वेव फंक्शन कभी नहीं होगा। जब आप क्वांटम की डीप स्टडी में चले जाओगे तो आप जीवन दर्शन को भी समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जितनी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि क्वांटम से जो सीखोगे वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पे सच एप्लीकेबल होता दिखाई देगा। जब हमारे ग्रंथ लिखते हैं कि गति दुनिया का नियम है, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहती है कि एग्जिस्टेंस किसी चीज का है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का, तो जब मोशन में हो। और हमारे हिंदू ग्रंथ ये कहते हैं कि गति रुकी तो समझो वेव फंक्शन गया। वेव फंक्शन गया मीन्स हम गए। तो गति चलती रहेगी। और है क्या, फिर हम करते क्या है? हम गति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर ब्रेन है, ब्रेन क्या कर रहा होता, थिंक कर रहा होता है। कंप्यूटर से भी हम सुपीरियर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो सकती है। कंप्यूटर से तो हम खुद अपने आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि वो हमसे गवर्न होकर ऐसे सोचे, लेकिन सोचवा तो हम ही रहे ना। तो ह्यूमन इस दौड़ में, वैसे तो एक ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, लेकिन सोशल एनिमल में भी उसे बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन और थिंकिंग का जो लेवल है वो काफी ऊपर है। आपको ना पता हो तो होमो सेपियंस से लेकर क्रो मैग्नोन तक जो हमारा दौर गुजरा, अब हम होमो सेपियंस जो माने जाते हैं बायोलॉजिकली, उसमें वो केवल इसलिए माने जाते हैं कि हमारे पास जो जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी जीव हैं उनमें सबसे अच्छा आईक्यू है हमारा। हम सिविलाइज रह सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमसे कहती है कि नियंत्रित करने की हमारी जो खुद सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नियंत्रित कर लें। जब हम वेव फंक्शन को लेकर चलते हैं तो आपके पास आर्बिट्री चॉइस नहीं होती, उसको सर्टेन कंडीशनों को ओबे करना पड़ता है, और उन कंडीशनों को ओबे करते पास आपको पता चलेगा कि उसके पास लिमिटेशंस रहते 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 एक ही लिमिटेशंस पर जाकर वो टिक जाता है और वो उसका वेव फंक्शन बन जाता है। फिर जो ऐसे हम लिमिटेशंस को चेंज करते हैं, कंडीशंस को चेंज करते हैं, उस हिसाब से वेव फंक्शन भी चेंज होता है। मैं काफी डीप में एनालिसिस दे रहा था, एक दो एनालिसिस मेरे अभी इस टॉपिक में चलते रहेंगे। एक हमें सोचना है कि वेव फंक्शंस को, इस पे जितनी भी अप्लाइड प्रॉब्लम्स चाहे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स है इसका। मैं दो प्रॉपर्टीज इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं उन पर डिस्कशन देना चाहूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम उन प्रॉपर्टीज को इलोबरेट करते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी बच्चों होती है सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। मेरा टॉपिक जितनी अब मेरी टॉक है उसी पर बेस रहेगी पूरी, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। और कोशिश करूंगा एप्लीकेशन पार्ट पे आपको बताने का।
सपोज किया आपका एक घर है, इनकेस हम जनरलाइज करने का प्रयास करें, और घर के अंदर 4 कमरे हैं। लेट अस से कि हम एक घर में रहते हैं और उस घर के अंदर हमारे पास 4 कमरे हैं। तो मैं 4 कमरे बनाए देता हूं आपके घर के। देखें कैसे बनाता हूं। देखो ये हमारा पूरा सिस्टम है, और माना एक कल्पना की कि आप इन 4 कमरों में रहते हैं। इन 4 कमरों में आपका वेव फंक्शन आपको पता है। मानो कि यहां पे आपका वेव फंक्शन psi1 है, यहां पे आपका वेव फंक्शन psi2 है, यहां वेव फंक्शन psi3 है, यहां वेव फंक्शन आपका psi4 है। अब इन 4 के करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि आपका नेट वेव फंक्शन क्या लिखा जाए। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो नेट वेव फंक्शन है उसको हम क्या लिखें। तो वहां पे हमें अप्लाई करना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि हम वेरियस स्टेट्स के अंदर हैं, तो नेट वेव फंक्शंस को किस फॉर्म में लिखें। तो साई को हम जो लिख रहे होते हैं, साई इस केस में हम लिखेंगे साई इजकल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 प्लस C4 psi4। आपने कहा सर हमारे घर में 4 कमरे नहीं है, हमारे घर में तो केवल 2 ही कमरे हैं। तो 2 के लिए आप ये वाला ले सकते हो। घर में हमारे में 3 कमरे हैं तो आप इन तीनों को ले सकते हो। अगर 4 कमरे हैं तो ये ले सकते हो। कहने लगे सर 5 है और हम 5 में ही रहते हैं, तो आपका वेव फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 प्लस C4 psi4। अब लेट अस से मैं एक घर का एग्जाम्पल लेकर चला हूं, इससे पूरी क्वांटम डेवलप करने का प्रयास करता हूं और आप कोशिश करें समझने का। आपके घर वालों ने एक कमरा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। आपके करस्पॉन्डिंग वहां पे वेव फंक्शन आपका 0 कर दिया गया फोर्सफुली। सपोज किया ये 4th कमरा था जिसके अंदर क्या किया गया, ताला लगा दिया गया। अब आपका psi4 0 हो गया क्योंकि आप इस कमरे में नहीं जा सकते। या आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। किस चीज की? ताला लगा के। कई बार होता है घर में, क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि इस कमरे में नहीं जाओगे। पहले आपके पास विकल्प 4 कमरे के थे, हो सकता है 4 के बाद 3 के कर दिए गए। जैसे ही आपको इस चीज को किया गया तो आपने समझो कि ये आपका 0 हो चुका है। घर वाले कहते हैं कि भाई अभी भी तुझे आजादी ज्यादा दे रखी है, 3 कमरों में नहीं रखना है तुझे, 3 में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा चलो इसका भी ताला लगाए देते हैं। आपका समझो जैसे ही इसका भी ताला लगा तो psi3 0 हो गया आपका। आपकी प्रायिकता यहां नहीं होगी कुछ भी, आपका ये फंक्शन भी गया 0। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये भी है कि मैं सबके ताले लगाता रहूं, और अगर सबके ताले लग गए तो psi 0 हो जाएगा। फिर तुम घर में कहां रहोगे, खत्म कहानी तुम्हारी घर में। लेकिन इतना अत्याचार भी ठीक नहीं, दो में आपको छोड़े देते हैं, क्योंकि मैं 2 पे फिजिक्स डेवलप करूंगा, फिर उसे 3 तक बढ़ाऊंगा, फिर 4 तक बढ़ाऊंगा। बेसिकली क्या है कि इस केस के अंदर आपका वेव फंक्शन साई आ गया C1 psi1 प्लस C2 psi2। अब आपको करना क्या है उसको सुने। करना यह है कि मैं 2 चीजों पर मेरा फोकस रहेगा कि इससे हमें प्रायिकता कैसे पता चले। प्रायिकता जो हमारी होती है वो हम कैसे निकालें। हम पहले साई स्टार इसके साथ ले लें, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसे हम बच्चों कैसे लिखेंगे, C1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और psi2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आई अगर आ रहा है तो आई को -i से रिप्लेस कर देते हैं। और कहूंगा मैं आज का ये सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड है इस लेक्चर का, क्योंकि यहां से क्वेश्चनों की जो है लाइन लंबी श्रृंखला है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं, आप समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं,
तो मैं आपसे, मुझे नहीं उम्मीद है, अभी तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं आता है। तो हमारे पास कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ हमें नहीं पता है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड या नहीं है। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं। अभी बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन से यहाँ मतलब क्या है, उसे भी बताऊंगा। देखो बच्चों, सिंपलेस्ट फिजिक्स ये है कि जो प्रायिकता इस स्टेट में आपकी है उसे मैं P1 से दिखा रहा हूं। वो P1 जो होती है वो होगी मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। और अगर इस स्टेट में आपकी प्रायिकता पूछी जाती है P2 स्टेट में, तो वो प्रायिकता होगी मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। अभी हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये कहां से आया, इसका विजुअलाइजेशन हम कैसे करें, इस प्रायिकता का मतलब क्या है। मतलब यह है कि जो हमारे पास वेव फंक्शंस जो नॉर्मलाइज्ड नहीं होते, जैसे एक हमने केस उठाया कि साई की जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी सपोज किया 3ψ1 प्लस 4ψ2 है। सपोज किया ये दे दिया कि साई हमारा कितना दे रखा है, 3ψ1 प्लस 4ψ2 हमें दे दिया। अब हमसे पूछा गया कि अब हमें प्रायिकता बतानी है कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है और यहाँ पे कितनी है। एक तरीका से ये मान सकते हैं कि ψ1 इस कमरे के अंदर वेव फंक्शन था और इसके साथ ये था। देखो बच्चों, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर सपोज किया घर के पार्ट हैं और आपको लोकलाइज कर दिया गया है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप पर रेस्ट्रिक्शन थोप दी गई है और ये कह दिया गया है कि आपके पाए जाने की प्रायिकता अब घर में 1 होगी। जैसे ही आपके पास घर में प्रायिकता होगी तो आपके घर में फिर कमरे होंगे। हमने कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर लॉबी भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, उसे कमरे का पार्ट मान सकते हैं। लॉबी भी एक कमरा ही होता है, एक तरीका से उसे कमरों में काउंट कर सकते हैं। और अगर आप उसे कमरा नहीं मानते तो फिर लॉबी में भी आपका वेव फंक्शन साथ हमें कंसीडर करना होगा। तो अगर आपको एक लोकलाइज कर दिया जाए, आप घर के अंदर बाउंड कर दिए जाए, तो आप घर में ही आपकी नेट प्रायिकता को 1 करेंगे। अब आपकी प्रायिकता ये कैसे तय हो कि घर के कौन से कमरे में कितनी होगी। तो आप कभी भी जो ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, जब प्रायिकता का कंसेप्ट लगा रहे होते हैं, तो उसे टाइम डिपेंडेंट ना लेके उसे टाइम इंडिपेंडेंट करते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशंस बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए डिटेक्ट होती हैं। जैसे आपकी प्रायिकता को केवल 5 घंटे चेक किया जाए, तो हो सकता है वो प्रायिकता कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ज्यादा, कुछ पर्टिकुलर रीजन में कम हो सकता है उसके आगे कुछ घंटों के लिए देखी जाए तो कहीं प्रायिकता फिर से चेंज हो, तो प्रायिकता टाइम के हिसाब से बदलेगी। लेकिन जब आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रहा होता है तो इतने सारे आवर्स होते, सालों के लिए देखा जाता है, बहुत सारी सालों के लिए देखा जाता है। मींस अगर आपका ऑब्जर्वेशन का लेवल बहुत ज्यादा है टाइम का, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर दिन आप एक ही कमरे में रहे, आपकी उस कमरे में तो प्रायिकता उस दिन 1 रहेगी, बाकी के कमरों में सब जगह वेव फंक्शन आपका 0 रहेगा। लेकिन दूसरा दिन निकला, उसमें आपने उल्टा कर दिया, दूसरे कमरे में रहे और उस कमरे में गए ही नहीं, तो उस दिन प्रायिकता क्या होगी, उस पर्टिकुलर कमरे में 1 होगी, बाकी के वाले जिस पहले कमरे में जिस दिन थे उस वाले में 0 होगी। तो यू कैन चेंज योर वेव फंक्शंस। आप जहां हैं आपका वेव फंक्शन वहीं पहुंच जाएगा। आप जहां ज्यादा समय गुजार रहे हैं, समझे कि वहां पर आपके पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा हो गई है। जैसे आपसे कहता है, एक बतौर एग्जाम्पल आप उठाएं कि एक कोई आदमी 100 आवर रहता है, 100 आवर, और 100 आवर्स में यह देखा जाता है कि वो 60 आवर तो एक जगह रहता है और 40 आवर एक जगह रहता है। ये आवर्स, देखें मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बोल रहा हूं। उसकी लाइफ का रूल ये कहता है कि वो इसी प्रोपोर्शनली अपने जीवन के सारे समय को आगे खर्च करने वाला है, या लॉन्ग टाइम का ऑब्जर्वेशन से कहता है कि वो इसी सिद्धांत पर आगे चलने वाला है, कितने सालों तक, कितने ही ईयर्स तक, कितनी डिकेड्स तक। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100 घंटे का ये नियम बना रखा है उसने, अगले 100 घंटे उल्टे कर दिए,
अगर उसने अगले 100 घंटे उल्टा कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 100 आवर में उसने 40 आवर यहां गुजारा और 60 आवर यहां गुजार दिया नेक्स्ट। तो आप मेरी बात को सुने और समझें, कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं। अगर यहां से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे तो यहां कह रहे होंगे कि यहां प्रायिकता इसकी 3/5 है और यहां पे प्रायिकता पाए जाने की 2/5 है। लेकिन नेक्स्ट जो आवर्स आने वाले हैं उसमें उल्टा हो गया रिजल्ट। क्या होने लगा? ये यहां पे नेक्स्ट 100 आवर पे, नेक्स्ट 100 आवर, पहले 100 आवर पे ये रहा तो यहां पे हमारी 3/5 हो गई, नेट प्रायिकता 1 हो गई, यहां पे भी नेट प्रायिकता 1 हो गई। ये पहले 100 के लिए था और ये 100 से आगे से जो आगे के 100 घंटे थे उसके लिए कंसेप्ट था। तो क्या देख रहे हैं कि प्रायिकताएं चेंज हो रही हैं रहने के हिसाब से। लेकिन जब आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है, जब आप प्रायिकता को कह रहे होते हो तो वो बेसिकली 100 घंटे 200 घंटे का प्रतिफल नहीं होता, उसका टाइम लिमिट को बहुत वाइड कर दिया जाता है। तो आपके रिजल्ट मोर एक्यूरेट होने लगते हैं प्रोबेबिलिटी के। आप ऐसा ना सोचें कि जब हम प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं तो आपको यह भी पता चले कि प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी से मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब आपका टाइम ऑब्जर्वेशंस अंतराल देखा जाएगा तो यह देखा जाएगा कि आप कहां ज्यादा देर रहे, कहां कम रहे। आप अगर 4 घंटे रोज का पूरी साल में मेरठ कॉलेज में रहते हैं 24 घंटे में से, तो आपकी प्रायिकता अगर देखी जाएगी तो वहां पे पाए जाने की 1/6 होगी। लेकिन उसके अंदर भी टाइम डिपेंडेंसी इस तरीका से है कि कुछ समय पे ऐसा रहा होगा जहां आप पूरा समय कॉलेज में गुजार रहे होगे और कुछ ऐसा भी समय रहा होगा जब आप कॉलेज में कभी नहीं होगे। तो प्रायिकता टाइम डिपेंडेंट तो इस सेंस में हो गई कि आपकी प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट है। किस सेंस में? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइम पर आप थे, कुछ पे नहीं थे। लेकिन वहां पर कंस्ट्रेंट्स आ गई आपकी, किस तरीका की? टाइम कंस्ट्रेंट्स। घर में तो ये नियम लागू नहीं होगा, घर में तो आप कभी भी रह सकते हैं, क्योंकि कॉलेज जब जो टाइमिंग खुल रहा होता है उस खुले हुए टाइम ने कंस्ट्रेंट लगा दी आप पे। आप रात को चाहें कि रात को क्लास होंगी तो टीचर होंगे नहीं, तो कंस्ट्रेंट है आपके ऊपर। तो हमारे पास क्या, मुझे यहां बताना क्या चाहता हूं उसको सुने, क्या मेरा कंक्लूजन है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कहना यह चाहता हूं कि जब हमारे पास में जब हम प्रायिकता बता रहे होते हैं तो जितना हमारे पास टाइम मेजरमेंट होता है उसे हम बता रहे होते हैं कि वो टाइम मेजरमेंट हमारा बहुत बड़ा है। और जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जो पहले 100 घंटे जैसे पार्टिकल रहता है जितने जितने आवर्स पूरे जीवन भर ताउम्र इसी नियम का पालन करता है, तब आप इंश्योर हो जाते हैं कि प्रायिकता आप इंश्योर कर देंगे कि हाँ प्रायिकता भी यही रहेगी। लेकिन प्रायिकताएं कैसे चेंज हो जाती हैं? वो ऑब्जर्वेशन अगर आपका छोटा है टाइम का तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें संभावना फ्लक्चुएशंस की ज्यादा होती है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात कह रहे होते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारा पार्टिकल्स के लिए जो पर्टिकुलर आवर्स के लिए लिए गए हैं वो लॉन्ग टर्म के अंतराल में भी उन्हीं चीजों का पालन होता है। आपने पार्टिकल बॉक्स में छोड़ दिया तो आपने कंस्ट्रेंट ये लगा दी कि x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में पार्टिकल रहना है, तो सदा उसी नियम का पालन करता रहेगा। तो जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी लॉन्ग टर्म में उसे भी तरीका की बनी रहेंगी। जैसे ही हम सिचुएशंस को चेंज करते हैं तो सिचुएशंस के साथ ही चीजें चेंज होती हैं। यहां पे मैं बता रहा था ये सिचुएशंस कैसे चेंज की गई। घर के अंदर आप थे, कमरों को आपने बंद करना शुरू किया तो आपने सिचुएशन चेंज कर दी। जब यहां पे आपकी प्रायिकता घटने लगी, जब आपने कमरे बंद किए, तो निश्चित तौर से क्योंकि आपकी प्रायिकता बनती तो इन कमरों में बढ़ेगी। तो आपने क्या किया? कंस्ट्रेंट्स लगा के प्रायिकताओं को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज प्रोबेबिलिटी। और कंस्ट्रेंट ऐसी भी लगाई जा सकती है कि वहां आपका वेव फंक्शन 0 कर दिया जाए, आप जा ही नहीं सकते। तो आप निश्चित तौर से अगर उन रीजनों से आपने कन्फाइन कर लिया है कि वहां नहीं जा सकते तो कहीं दूसरी जगह जाओगे। जैसे आपके साथ कंस्ट्रेंट लगा दी जाए कि आप केवल और केवल 2 ही जगह रहेंगे, या तो कॉलेज में या घर। हालांकि ऐसा लगा नहीं सकते। आप मुझसे पूछोगे सर क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज से घर तक जाएंगे और घर से कॉलेज तक जाएंगे तो वहां पे भी आपका वेव फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास जीवन के अंदर 3 चीजें पे आप फोकस करने का प्रयास करें तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए क्या होंगी? एक महत्वपूर्ण आपके लिए यह हो जाएगा कि आपका जो वेव फंक्शन है, अगर आप एक लोकलाइज्ड पार्टिकल के तौर पे लिए जाएं,
और आप केवल 3 ही जगह माने जाएं कि केवल और केवल आप 3 ही जगह अपना समय गुजारते हैं, या तो अपने घर या रास्ते में या कॉलेज में, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पाए जाने की नेट प्रायिकता 1 होगी। कौन कौन से क्षेत्र में? आपके घर में प्लस जो आप रास्ते में हैं प्लस जो आप कॉलेज में हैं, उनकी नेट प्रायिकता 1 होगी। तो उस समय पर आपका वेव फंक्शन ऐसे लिया जा सकता है कि ये आपका घर है, आपके यहाँ पे बता दिया कि भाई ये आपका घर है, घर को मैं एस से दिखाई देता हूँ, ये वे है और ये कॉलेज है, 3 ही जगह आप हैं। अगर आपका यहाँ वेव फंक्शन साई 1 है, यहाँ पे वेव फंक्शन आपका साई 2 है, यहाँ पे आपका वेव फंक्शन साई 3 है, तो आपका साई जो होगा उसे हम लिख पाएंगे C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। यहाँ पर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। इस यहाँ पे आपके पाए जाने की प्रायिकता मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर होगी। यहाँ पे आपके पाए जाने की प्रायिकता मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर होगी। यहाँ पे आपके पाए जाने की प्रायिकता मॉड C3 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर होगी। बच्चों बात समझ पाए? ये आपको बातें समझनी है सुपरपोजिशन से। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस चीज को भी आपको समझना है। आपके पास जिस समय पर हम ये कह रहे होते हैं कि प्रायिकता आपने बता दी कि वहां इतनी है, तो आप याद रखें कि नेट प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। जिन रीजन्स के अंदर आपका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप कभी उस रीजन में नहीं गए हैं। अगर कहीं पर आपका वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है आपकी प्रेजेंस वहां है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप किसी दोस्त से कहना चाहते हैं कि आप वहां थे, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपका वेव फंक्शन वहां देखा था। फिजिक्स में जब आप बात करना शुरू करोगे तो फिजिक्स का जो मतलब होता है वो बेसिकली टोटली थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आप फिजिक्स में भी टॉक कर सकते हैं। वेव फंक्शंस ओवरलैप करते हैं। वेव फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं होती। क्योंकि मैं एक सुपरपोजिशन पे लेक्चर दे रहा हूं, मेरा जो अब लेक्चर है वो इसी पे बेस रहेगा, तो मैं चाहूंगा कि अभी से और आगे बढ़ाऊं। बेसिकली जो हमारे पास लार्ज ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो यहां पे मैं क्या देख रहा था कि एक पार्टिकल को मैंने 100 आवर्स में कहा और 2 स्टेटों में रखा, तो वहां पे पोजीशन चेंज हो गई। और क्या देखा गया कि अगर हम 200 आवर का आधार बनाएं, तो वहां पे हम देख रहे थे कि 100 आवर ही तो पहली स्टेट में है, 100 आवर ही हमारा दूसरी स्टेट में है। अगर वो 200 घंटे के नियम का पालन करता है सदा, तो प्रायिकता हाफ हाफ होगी। और पहले 100 घंटे का अगर वो पालन करता है, तो 60 और 40 के हिसाब से प्रायिकता 3/5 और 2/5 होगी। अगर वो लार्ज टाइम में देखा जाता है कि पहले 100 घंटे का पालन नहीं कर रहा, बल्कि 100 से 200 घंटे तक जो था उसका पालन कर रहा है, तो प्रायिकता उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये होता है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रायिकता पता कैसे करते हैं। फिजिकल विजुअलाइजेशन का मतलब इसका क्या है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि लार्ज टाइम ऑफ मेजरमेंट हो। हमारी प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट फ्लक्चुएट करते हैं जब हमारा ऑब्जर्वेशन छोटा होता है। अगर आप कॉन्क्लूजन केवल 5 मिनट पे निकालना चाहते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स और प्रोबेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो लाचार सा महसूस करेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वेशंस बहुत लंबे टाइम के लिए ऑब्जर्वेशंस लेकर चलें और कहें कि इस टाइम में जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं इन्हीं का लगातार पार्टिकल पालन करता रहेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी की जिंदगी को एक दिन में प्रोबेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, वो उस पर्टिकुलर डे की हो सकती है, लेकिन लार्ज टाइम के मेजरमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोई इंसान एक दिन नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नहीं पढ़ने वाला है। तो एक दिन के लिए धारणा नहीं बना सकते। धारणाएं कब बनाई जाती हैं? जब सालों तक वॉच किया जाता है। कम समझे मेरी बात। हाँ जी, कौन कौन समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पाया? बेसिकली क्या होता है, बाद में आपको ये पता चलेगा। अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर दे रहा हूँ, उसमें ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो एवरेज रिजल्ट होते हैं, हमारे एवरेज रिजल्ट्स, वो बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक एवरेज बिहेवियर जो होता है वो क्लासिकल से रिजेंबल कर जाता है। हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की एक कोरोली क्लासिकल मैकेनिक्स है। आप क्वांटम से क्लासिकल में आ सकते हैं, लेकिन क्लासिकल से क्वांटम में नहीं जा सकते। क्लासिकल अपनी लिमिटेशंस बताती है, क्वांटम उसकी लिमिटेशंस से भी ऊपर होती है और ये कहती है कि मैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों को समझा सकती हूं।
क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि मैक्रोस्कोपिक पे तो मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है, एक्स ओके, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे जाके वो लाचार नजर आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्वांटम और क्लासिकल का बेसिक डिफरेंस यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स सुपीरियर ब्रांच है, और इसमें ये पता चलने की कोशिश करेगी कि जब हमारा टेम्परेचर और कम होता जाएगा, जब हम स्टैटिस्टिकल से अप्रोच करेंगे तो हमें ये पता चलेगा जब हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो डिपार्चर क्वांटम और क्लासिकल के रिजल्टों में और ज्यादा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब चीजें नजदीक आने लगती हैं, जब सिस्टम नजदीक होते हैं, तब हमारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर चीजें क्या हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, चीजें दूर दूर हो, तो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इन डिस्टिंग्विशेबिलिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, और डिस्टिंग्विशेबिलिटी जो कंसेप्ट हम लगाते हैं वो क्लासिकल कंसेप्ट है। तो काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, एक दिन में बड़ा मुश्किल है सब चीजों को बता पाना, लेकिन धीरे धीरे सीखने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे जैसे सीखोगे ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। मैं साई स्टार साई डीटो की बात करूंगा बच्चों। ये सपोज किया डीटो में इसलिए ले रहा हूं कि वॉल्यूम एलिमेंट में इसको ले रहा हूं, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी होगी और इसको हम लेंगे 1। एक चीज और है साथ साथ क्लियर कर दूं कि अगर वेव फंक्शन कोई नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज हम करते कैसे, उसको भी सुन लो, बहुत इजी सा है। सपोज क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं आती, इसकी वैल्यू हमारे पास n आ गई, n कोई संख्या है 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है। पूरा इंटीजर नहीं आया तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकता है, 2/5 4/5 जो भी इसकी वैल्यू आ जाए सॉल्व करके, तब हम कहेंगे कि नॉर्मलाइज नहीं है। अब इसको नॉर्मलाइज कैसे करें? ऐसा वेव फंक्शंस जो नेट प्रायिकता को 1 बनाता हो उसको हम नॉर्मलाइज कहते हैं, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है। सपोज क्या नहीं बनाया, इसका मतलब है कि वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं था, हमें उसे नॉर्मलाइज करना चाहिए। जैसे यहां मैं एक एग्जाम्पल जो मुझे बहुत पसंद भी है, जिसे मैं देता भी हूं अक्सर, साई बराबर 3 साई 1 प्लस 4 साई 2 लिया हमने। ये जो कोफिशिएंट है ये mod 3 स्क्वायर और ये mod 4 स्क्वायर, ये n बराबर 1 में प्रायिकता के करस्पॉन्डिंग होगा और ये n बराबर 2 में। ये वेव फंक्शन 2 स्टेटों में है ना, तो यहां पे प्रायिकता कितनी हो गई 9, और यहां प्रायिकता कितनी हो गई 16, और 9 प्लस 16 जोड़कर कितना बन गया 25। इसका मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, 25 थोड़ी होती है प्रायिकता, 1 होती है। तो आप क्या करें, उसके लिए आपको ये करना होगा 9/9 प्लस 16 कर दें और 16/9 प्लस 16 कर दें। इसको ऐसा रखें और इन दोनों संख्याओं का एडिशन यहां कर दें, और जो यहां पे लिखा है इन दोनों संख्याओं का एडिशन करके इससे कर दें। अब देखें ये हमारा 9/25 हो गया और ये हमारा 16/25 हो गया, तो ये दोनों जुड़कर 1 नहीं हो गए। इसका मतलब अब ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो जैसे हम इसे 25 ले रहे हैं प्रायिकता के तौर पे, अब यहां से समझें कि अगर ये वैल्यू हमारी n आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या कर दें √n से डिवाइड कर दे दोनों को। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया। अब साई अपॉन √n जो हो गया हमारा क्या बन गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया। कभी नहीं समझ पाए क्या किया, बराबर अगर ये n था तो इसे √n और √n से इन दोनों क्वांटिटियों को आपस में क्या कर दें डिवाइड कर दें, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो n आ गया, इसे इधर ले जाओगे तो n हो गया। तो अगर ये वैल्यू n आती है, जैसे क्या मतलब हुआ इसका, सपोज किया मैं इसी केस को ये मान के चलूं कि ये वैल्यू 25 आ गई, n की वैल्यू कितनी है 25 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साई अपॉन 5 जो है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। कभी नहीं समझ पाए, यहां 25 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, वो 5 हो गया 5। अब हम इसे लेते कैसे हैं कि अगर हम साई स्टार साई डीटो यहां पे इन दोनों वेव फंक्शन से, इन दोनों से हमें ए निकालना है, तो हम कैसे निकालें, कोई बताएगा क्लास में? इसमें जो हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे साई स्टार साई डीटो इक्वल टू 1।
ये है नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। यहां से क्या करें, ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो ये हमारे यहां से क्या वैल्यू दे देगा, मॉड ए स्क्वायर। और C1 हाँ जी, ब्रैकेट में मॉड C1 स्क्वायर। प्लस मॉड C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हें पता नहीं चला क्या किया मैंने? यस सर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और साई1 स्टार साई1 डीटो ये 1 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई जे डीटो इजकल टू क्या, डेल आई जे क्रॉनिकल डेल्टा इजकल टू 1 इफ आई इजकल टू जे बराबर 0। इस प्रॉपर्टी को सदा याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी फिजिक्स भी बता दूं, क्या फिजिक्स है। अगर पार्टिकल एक पार्टिकल है, एक इंस्टेंट के ऊपर वो एक ही स्टेट में हो सकता है। अगर वेव फंक्शन हमारा यहां साई आई है और यहां वेव फंक्शन हमारा साई जे है, तो पार्टिकल जब यहां होगा तो इसके पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होगी वो साई आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई आई के इक्वल होगी। जब यहां होगा पार्टिकल, उसमें पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई जे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई जे के इक्वल होगी। लेकिन पार्टिकल या तो यहां होगा या यहां होगा, एक ही समय पे एक पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। जब ये 1 है, इसका मतलब है पार्टिकल, जैसे हम आई और जे की वैल्यू को 1 ले लें तो साई1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई1 हो गया। ये उस आपने क्या किया, पार्टिकल को केवल किस स्टेट में फिक्स कर दिया, ith स्टेट में, आई को 1 ले लो, इस स्टेट में फिक्स कर दिया तो नेट प्रायिकता 1 हो गई। जब आपने आई और जे की वैल्यू को 2 रख दिया तो पार्टिकल आपने यहां पे कन्फाइंड कर दिया, तब उसकी उस पर्टिकुलर समय पे, याद रखें उस समय पे जब आपने कन्फाइंड किया है तब प्रायिकता यहां 1 हो गई। लेकिन एक ही पार्टिकल एक ही इंस्टेंट के ऊपर इन दोनों स्टेटों में नहीं हो सकता, एक में ही होगा। जैसे आप घर में हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप इस कमरे में भी हैं दूसरे कमरे में भी हैं। यू कैन चेंज योर पोजिशन अकॉर्डिंग टू टाइम, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी एट 2 प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। 2 जगह नहीं हो सकते, घर के 2 पार्ट्स में एक जगह। आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप चेंज करना चाहते हैं कर दें, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। मींस पार्टिकल एक समय पे एक ही स्टेट में होगा। जब वो 1 में होगा तो आई और जे की दोनों की वैल्यू को 1 ले लें, जब ये 2 में होगा तो यहां पे रख दें। जब आप यहां पे रख रहे हैं तो तब आप यहां पे नहीं रखेंगे, जब आप यहां पे रख रहे हैं तब यहां नहीं रखेंगे, एक समय पे एक ही जगह रख सकते हैं। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। दूसरी चीज जो है मुझे बतानी है कि जब हम ऐसा करेंगे, ध्यान दो, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और डीटो के साथ उसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी इसके साथ होगी डीटो के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, इसका इसके साथ 0 होगा, इस प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। एक बार होमवर्क में कर लेना, अगर दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि मॉड ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें पता चली कितनी बच्चों, 1 अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और एक ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट लगा दो, इस पे प्लस माइनस तो लगाओगे ही, ये वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि 9 प्लस 16 जोड़ के 25 हो गया, तो 25 का रूट कितना होगा, 5। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये नहीं था, तो नॉर्मलाइज इसका क्या बन के आएगा, साई इक्वल टू 3 साई1 प्लस 4 साई2 अपॉन 5। अब अगर हम यहां से प्रायिकता देखना चाहते हैं इस स्केच में तो 9/25 हो जाएगी, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें, और n बराबर 2 में देखना चाहते हैं तो 16/25 हो जाएगी।
और 9/25 प्लस 16/25 कितना बन गया 1। इसका मतलब है कि ये वेव फंक्शन क्या बन गया नॉर्मलाइज्ड बन गया। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपको यहां पर कराना, यहां तक कुछ पूछना चाहे तो मुझे बताएं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो लगता है वो कहां लगता है उसको सुने। और एक क्वेश्चन में इसमें तो मैं और बताना चाहूंगा, आज का समापन की तरफ है मेरा लेक्चर, अभी ये चलता रहेगा। कहां चल रहे थे हम, वेव फंक्शन के एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है ये सब। किसी वेव फंक्शन को जो नॉर्मलाइज नहीं है उसे नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी हम कहां लगाते हैं। अभी हमारा टॉपिक कहां चलेगा, मल्टीप्लिसिटी कहां लगाते हैं, इस पर भी जाएगा लेक्चर। कल मैं उन चीजों को भी डिस्कस कर रहा हूँ। एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन गेट में और नेट में पूछा गया इस पैटर्न पे। एक क्वेश्चन पूछा गया, साई की वैल्यू दे रखी थी, साई इजकल टू साई 1 प्लस I/2 और साई 2। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सपेक्टेशन ई निकालें, एक्सपेक्टेशन एनर्जी। देखो बच्चों, है क्या कि यहां हमें पता चल रहा पार्टिकल 2 स्टेटों में है। किस किस में है, तो यहां पे जो एक्सपेक्टेशन ई होगा वो हमारा होगा P1E1 प्लस P2E2। वजह, पार्टिकल एनर्जी E1 रखता है किस स्टेट में, इसमें, लेकिन एनर्जी रखने की प्रायिकता P1 है, तो इस स्टेट में जो प्रायिकता होगी वो P1E1 होगी। यहां पे पार्टिकल एनर्जी रखता है E2, लेकिन पाए जाने की प्रायिकता P2 है, तो यहां पे एनर्जी होगी P2E2। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी पार्टिकल की दिस वन, और इसके करस्पॉन्डिंग होगी दिस वन। और औसत एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दें। ऐसे समझें कि एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी E1 रखने की प्रायिकता है 0.6, E2 रखने की प्रायिकता क्या होगी, पहले तो ये पूछ लेगा और फिर पूछेगा बताइए औसत एनर्जी क्या होगी। तो जब ये 0.6 है तो यहां पे E2 की वैल्यू अपने आप पता चलनी चाहिए, तुम्हें 0.4 होगी। अब एनर्जी, औसत एनर्जी कैसे निकालोगे, आंसर इसका होगा 0.6 E1 प्लस 0.4 E2, ये ऐसे निकालोगे इसे। ये मतलब है इसका। फिर से समझें क्या मतलब था, कैसे मैंने क्वेश्चन बनाया। एक पार्टिकल एनर्जी E1 रखता है, लेकिन E1 रखने की उसकी प्रायिकता कितनी है, 0.6 है। एक पार्टिकल, वो ही पार्टिकल ऐसा है जो एनर्जी E2 भी रखता है, उसके पाए जाने की प्रायिकता एनर्जी स्टेट E2 में क्या होगी, तो क्योंकि नेट प्रायिकता 1 होनी है तो 1 में से घटा दो, 1 माइनस 0.6 करोगे तो कितनी हो गई, तो 0.4 प्रायिकता हो गई। अब एवरेज एनर्जी, एक्सपेक्टेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, 0.6 E1 प्लस 0.4 E2, यह आंसर हो गया। अब इसी कंसेप्ट को यहां लगाओ। पहले मुझे ये बताओ कि आपने इस वेव फंक्शन को, क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, तो इसको कंपैरिजन करो किससे, अभी मैंने सिखाया था, साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 से, इसकी कंपैरिजन कर लो। आया हो क्वेश्चन है, ये नेट का आया हो क्वेश्चन है। नेट और गेट दोनों में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेम में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुका है। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ो। क्या आया बच्चों, C1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, C2 की वैल्यू कितनी हो गई I/2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। P1 प्रायिकता इस स्टेट में कितनी निकालोगे, मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। देखें कितनी वैल्यू आई, 1 अपॉन 1 प्लस 1/4, ये नहीं आया क्या, तो वैल्यू कितनी आ गई, P2 निकाल कर देखो, P2 को दिखाओ, P2 की वैल्यू हमारी P1 प्लस P2 1 होगा। P2 का इस फॉर्मूले से निकालो, मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। देखो आप ये सोच रहे हैं कि मॉड C2 स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो और C2 ले लो। C2 कितना है बच्चों यहाँ पे I/2, C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, तो ये वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। 1/4 यहां से आ गया,
अपॉन नीचे कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो। क्यों जी, कितनी थी? तो 1/4 को 5/4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? तो P1 P2 हमारे पास दोनों आ गए। जब हमें P1 P2 पता चले उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, एनर्जी तो अपने आप पता चल गई। कितनी? इस फॉर्मूले में पुट कर दो एनर्जी, यहां 4/5 E1 प्लस 1/5 E2। E1 E2 की वैल्यू दे देता है सपोज के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वैल्यू पुट कर देना। नहीं सीख पाए? जब देखो कंप्यूटर की दुनिया में यहीं से आता है क्वेश्चन आजकल, क्या कि पहले वेव फंक्शन को क्या कराता है, ऐसा वेव फंक्शन देगा जो नॉर्मलाइज नहीं होता। अब ये नॉर्मलाइज नहीं था, आप पूछोगे सर क्यों नहीं था, तो मैं कहूंगा यहां तो प्रायिकता ये बन देगा, C1 से कंपेरिजन मॉड C1 स्क्वायर लोगे और यहां पे मॉड C2 स्क्वायर लोगे तो 1/4 देगा। 1 प्लस 1/4 कितना बन गया? 5/4। अब 5/4 तो नॉर्मलाइज देंगे, नेट प्रायिकता 1 होनी चाहिए। तो इसका नॉर्मलाइज करो, इसे नॉर्मलाइज करके इसकी नॉर्मलाइजेशन भी बनाओ ना। अभी नॉर्मलाइज कहां हुआ ये? कैसे कैसे करते हैं नॉर्मलाइज? अभी तो मैं सिखा ही रहा था। और उसमें तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा जिससे तुम करना चाह रही हो। मैं चाहता हूं सदा सॉफ्ट ट्रिक ढूंढो क्वेश्चन सोल्व करने की, इतने इतने लंबे समय में करके दोगे तो फिर हो गया काम। देखो हर क्वेश्चन के लिए सॉफ्ट ट्रिक बना के चलो, सॉफ्ट ट्रिक्स काम आते हैं पेपर में। इसे क्या करेंगे, इसे C1 psi1 प्लस C2 psi2 ले लो, और इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं पता बताया तुम्हें, C1 psi1 अपॉन अंडर रूट मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस C2 psi2 अपॉन अंडर रूट मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। ये इसका नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन होगा। अभी तो बताया था पीछे। हो गया सॉल्व? क्या करना, वैल्यू तो पुट करनी है। C1 तो 1 रख दो इसमें, और C2 कितना रख दो? I/2 इस फॉर्मूले में रख दो, आ गया आंसर। हाँ बच्चों, कर पाए? क्या वैल्यू आई? साई इक्वल टू psi1 अपॉन, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, मुझे लग रहा है 5/4 आ रही है, अंडर रूट आएगी ना, तो 2/√5 आ जाएगा है। और यहां देखना यही नहीं आ रहा क्या? देखो अब हमें नॉर्मलाइज खुद पता चल गया ये। जब यहां पे प्रायिकता देखोगे तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को कर दो 4/5, और जब यहां पे लोगे I/√5 और माइनस I/√5 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें प्रायिकता बता देगा। तो 1/5 आ गई, 4/5 आ गई, दोनों बराबर 1 होगी, तो इसका मतलब नॉर्मलाइज किया। इस फॉर्मूले को कभी मत भूलो। और दुनिया के बहुत सारे समाधान बच्चों सिमेट्री में हैं। सपोज किया ये 3 स्टेटों में ले जाए, देखो 2 पे क्वेश्चन आ चुका है, 3 पे आ सकता है, इस पैटर्न पे आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका ये वाला। हाँ यहाँ पे वैल्यू रखो, ये मॉड C1 स्क्वायर की वैल्यू है 1, ये भी तो रखना, ये भी तो डिवाइड करोगे। हाँ यहाँ पे इसको भी डिवाइड करो। नॉर्मलाइज तो अब हुआ ना, ये तो बगैर नॉर्मलाइज था ये वाला वेव फंक्शन, ये नॉर्मलाइज के इसे बोलते हैं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। वो बेसिकली 4 आएगा ना, √5/4 आएगा रूट में ही, तो 4 की जगह तो 2 ऊपर चला जाएगा, जो ये आ गया। इसे 2 से 3 तक कैसे ले जाएं? तो कुछ भी नहीं करना होगा, सेम पैटर्न पे जाओ, साई बराबर C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3, P1 P2 P3 ले लो, फिर उसमें एक कोफिशिएंट और आ जाएगा,
P1 हो जाएगा मॉड C1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर, ऐसे फिर P2 फिर P3, नेट जो है P1 प्लस P2 प्लस P3 1 हो जाएगा। पहुंचे नहीं पहुंचे? तो इनमें कोई प्रॉब्लम आती है क्या? कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, इस पर क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है वो दो स्टेटों में है, उसके पाए जाने की प्रायिकता हमारी कितनी है? 0.6 है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन देखो मैं आपसे पूछता हूं, एक वेव फंक्शन क्रिएट कीजिए, एक वेव फंक्शन क्रिएट कीजिए जो एनर्जी E1 के करस्पॉन्डिंग प्रायिकता 3/5 दे और एनर्जी E2 में प्रायिकता 2/5 दे। एक वेव फंक्शन बताइए, साई कैसे बताएं? क्या लेके चलोगे बच्चों? देखो मैं कैसे बताओगे। रूट 3/5 साई1 प्लस देखें 3/5, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 3/5, यहाँ पे प्रायिकता और 2/5 चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत क्लियर कट करनी है उसको सुन लो। आप ये ना सोचे इससे ही आंसर आएगा, इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ आंसर जैसे मैं बताता हूं, ये तो वैल्यू है ही, अगर मैं आई भी लगा दूंगा तब भी आंसर एग्जैक्ट है, तब भी यही आएगा आंसर, तब भी यही आंसर है। यहां से आई हटा लेता हूं या आई यहां भी लगा देता हूं, यहां भी लगा देता हूं, अब भी ओके आंसर है। अगर यहां माइनस आई लगा देता हूं अब भी ओके आंसर है, अब भी यही बैठेगा। और यहां भी माइनस आई लगा देता हूं अब भी ओके आंसर है। यहां प्लस यहां माइनस ले लेता हूं तब भी वही आंसर है। यहां माइनस है यहां प्लस ले लेता हूं तब भी वही आंसर है। मीन्स यू हैव लॉट ऑफ स्कोप जिससे प्रायिकता यही बनी रहे। आप ये ना सोचें कि C1 और C2 की एक ही वैल्यू केवल सफिशिएंट है उस प्रायिकता को देने में। लॉट ऑफ वैल्यू ऐसी होती हैं जो उसी प्रायिकता को शो कर सकती हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आपके पास वेव फंक्शन साई बराबर साई1 प्लस साई2 है, आपके पास वेव फंक्शन साई1 माइनस साई2 है, आपके पास वेव फंक्शन आई साई1 प्लस साई2 है, आपके पास वेव फंक्शन साई1 माइनस आई साई2 है। इस फिजिक्स में इनके करस्पॉन्डिंग प्रायिकताएं भी सेम होंगी दोनों स्टेटों में पाए जाने की, और एनर्जी भी इनके करस्पॉन्डिंग सेम होगी। अगर ये नहीं सीखे तो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो सीखना था तुम्हें। क्यों? आई और माइनस आई लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम मॉड स्क्वायर में जाते हैं तो आई इंटू माइनस आई करके वो 1 बना देगा। दूसरा, माइनस का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस दे देता है। तो बहुत सारे वेव फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे आप सोचें कि आपके पास एनर्जी आ रही है E1 और E2 तो केवल एक ही केस से आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉट ऑफ केसेज ऐसे हो सकते हैं जो इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं। यही हमारी आके जाके पता चलती है डीजेनरेसी, कि डिफरेंट वेव फंक्शंस हो लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यू सेम दे रहे हो, वो हमारी क्या कहलाती है? डीजेनरेसी। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी यूजफुल टॉक थी जिसे मैं डिलीवर कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे कंसेप्ट इसमें सीखे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ, कुछ पूछना चाहें तो। हाँ अंशु। मुझे याद नहीं कि I into I तो -1 होता है ना? नहीं, I इंटू आई जो होगा वो आई स्क्वायर होगा, लेकिन हम I इंटू आई नहीं लेते हैं, I इंटू माइनस आई लेते हैं। क्योंकि आप साई की वैल्यू को जब ले रहे होते हैं, साई अगर आई के साथ है तो साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका माइनस आई के साथ है। वो तो ठीक है, तो मैं वैसे वैल्यू पूछ रही हूँ I into I। हाँ मैं बता देता हूँ, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, I4 जो है वो +1 होता है, आई की पावर 4 +1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, और आई की वैल्यू √-1 होती है। नहीं पता है क्या? अंशु भूल गई होगी, चलो कोई बात नहीं। आई इंटू माइनस आई अगर मल्टीप्लाई करें तो +1 आएगा। आई इंटू माइनस आई जब लेंगे तो आई स्क्वायर -1 होगा, और एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? ये क्वेश्चन का टाइम है, कुछ पूछना चाहें आज जो मैं पढ़ा रहा था।
हाँ जी, कल मैं इसके वेव फंक्शंस के और बहुत सारे एस्पेक्टों पर प्रॉब्लम ले रहा हूँ। एक काम जरूर आपको करके लाना है, गेट और नेट के पेपर साथ रखें ऑल द टाइम। गेट, नेट और जो जेस्ट के पेपर हैं, जो हमारे टिफर के पेपर हैं, जितने भी पेपरों का कलेक्शन है अपने साथ लेकर आए। बेसिकली क्या आपको करना है कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई के एस्पेक्ट्स पे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर में आपको मिलता रहेगा। ये पहले भी आते रहे हैं क्वेश्चंस, अब भी आएंगे और फर्दर आगे 10 साल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यही क्वांटम मैकेनिक्स है जो जहाँ से अप्लाइड प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो काफ़ी और इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूजफुल टॉक थी जिसे मैं अभी डिलीवर कर रहा था। इस लेक्चर को अगर एक बार में ना समझ पाए तो 2-3 बार देखें, लेकिन जो ये क्वांटम कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये की है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक भी मिलते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। कई एक ही पेपर में कई कंसेप्ट इस पैसे मिलते हैं। तो ये लोकेशन जारी रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आगे मैं बताऊंगा और बताऊंगा कि अगर हमें साई पोजीशन में पता चलता है, पोजीशन टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट वेव फंक्शंस जब हमें पता होते हैं, प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और काफ़ी यूजफुल लेक्चर हैं जो आपको अब पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।